ओके। ठीक है। ओके, हाय गाइस। तो गुड इवनिंग सबको। पहले तो कल लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था तो हमने एक चीज़ कवर की थी काफ़ी हद तक कि सीट्स कब खाली होती हैं और डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, हमने तुम्हें कल बताया था कि कब प्रेसिडेंट कब डिस्क्वालिफिकेशन में पार्ट लेता है और कब स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन में पार्ट लेते हैं। तुम्हें ये चीज़ याद होगी। जब हम शेड्यूल 10 की बात करते हैं तब हम बात करते हैं डिफेक्शन की। शेड्यूल 10, हाँ, आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी करेंगे। ठीक है, डिफेक्शन। ठीक है, शेड्यूल 10 से जो हम लेते हैं। ठीक है, तो जब हम ये काम करते हैं तो हम इसमें स्पीकर स्पीकर इसमें डिसीजन लेता है कि कौन बंदा आउट होगा और कौन नहीं होगा, और चेयरमैन राज्यसभा का। ठीक है, ये बात हमने कल पढ़ी थी। रोटेट है, रोटेट ही है, इट्स ऑलरेडी इन लैंडस्केप। ठीक है, एंड उसके अलावा एक बात और बताई थी मैंने, जब हम लोग आरपीए से बात करते हैं, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आरपीए, करप्शन का केसेस हो गया, ठीक है, कन्विक्शन हो गया, करप्ट प्रैक्टिसेस हो गया, आईपीसी के अंदर कर लिया, या फिर उसको कन्विक्शन हो रखा है जिसमें 2 साल सजा है, तो इस केसेस के अंदर ईसीआई और प्रेसिडेंट लेता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना जब तुमसे कोई पूछे डिफेक्शन के अंदर कि सर, जब हम डिफेक्शन में निकाल रहे हैं किसी को, फॉर एग्जांपल शेड्यूल 10 के अंदर हम किसी को निकाल रहे हैं। शेड्यूल 10 का मतलब दल बदल, जैसे कि अगर बीजेपी का बंदा है तो उसने चुपचाप क्या करा, बीजेपी की टिकट से, बीजेपी टिकट से वो जीत गया, लोकसभा में आ गया, बट उसने फिर क्या किया, चुपचाप बीजेपी छोड़ के अब कांग्रेस की तरफ आ गया, तो इसको डिफेक्शन, दल बदल। ठीक है, तो इस केसेस के अंदर हम डिफेक्शन पे जाते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर। तो इसमें जो स्पीकर होता है, याद रखना, वो आता है। ठीक है, और ये तुम्हें मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कौन से अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, डिफेक्शन। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट से आया था डिफेक्शन, याद रखना एक बार। ठीक है, 10th शेड्यूल के अंदर ये होता है। ठीक है, डिफेक्शन दल बदल, अगर मान लो मैंने किसी की बात नहीं मानी, फॉर एग्जांपल मुझे मोदी जी ने बोला कि विप सुनेंगे, विप विप एक वर्ड होता है, चीफ विप। आज तुमने अगर कभी टीवी खोल के देखना, कभी ना कभी जब कोई बहुत बड़ा बिल पास में आ रहा होता है तो एक न्यूज पे सनसनी मच जाती है कि आज बीजेपी ने विप्स को एक्टिवेट कर दिया, 3 लाइन विप, 4 लाइन विप। तो विप कौन होता है? विप वो बंदा होता है जो बताता है कि आज तुम्हें किस किस वे में वोटिंग करनी है। ठीक है, तो जिस वे में वोटिंग करनी होती है वो बताता है कि कैसे काम करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड विप। तो अगर उस विप की बात तुम नहीं मानो तो ये होता है कि तुम डिफेक्शन में आ जाते हो, तो तुमने विप की बात नहीं मानी, हेंस यू आर डिफेक्टेड। तो अंडर शेड्यूल 10 तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफेक्शन। ओके, ये शेड्यूल 10 में काम करता है। और अगर तुम आरपी के अंदर हो, करप्शन किया तुम लोगों ने, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का ये नहीं करा, किसी तुमने क्या कहते हैं, तुमने ऐसा कोई भी काम करे जो कि लॉ के अंदर गलत है, लॉ की नजर में गलत है, वो उसके अंदर प्रेसिडेंट और ईसीआई ये दोनों मिलकर तुम्हें डिस्क्वालीफाई करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, शेड्यूल 10, तो स्पीकर और चेयरमैन, क्योंकि ऑब्वियसली जो हाउस की बात आती है तो हाउस में देखते हैं कौन क्या कर रहा है, तो स्पीकर और चेयरमैन। और जब डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आरपीए की बात आती है तो प्रेसिडेंट। ये बहुत बार डाउट था, आई गेस अब क्लियर हो गया होगा कि कब कहाँ इन केसेस के अंदर प्रेसिडेंट विद ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इन केसेस के अंदर ये रहा, ये केसेस स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, कोई सा भी ले लो। ठीक है, अगर राज्यसभा तो चेयरमैन करेगा, अगर लोकसभा में अगर कुछ पंगा हुआ है तो स्पीकर करेगा। ठीक है, ओके, आई गेस ये चीज सबको क्लियर होगी लास्ट टाइम भी। वेकेशन ऑफ सीट्स, जब सीट कैसे खाली होती है ये मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, ये सारी कंडीशंस दे रखी है सीट की, लास्ट टाइम भी पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर मान लो दो एक बंदा अगर दोनों इलेक्शन में जीत जाए, लोकसभा का राज्यसभा भी, तो उसको अपनी एक सीट खाली करनी पड़ती है, जोन से वो चाहे वो सीट रख सकता है। ठीक है, अगर वो एमएलए भी बन जाए, एमपी भी बन जाए, मतलब पंजाब की विधानसभा में भी जीत जाए और एमपी भी, और राज्यसभा में भी जीत जाए, लोकसभा में जीत जाए, तो उसको अपनी एक सीट खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर वो अपना वो नहीं लेता, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं लेता, तो उसकी एक सीट ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है। जनरली इन केस के अंदर लोकसभा की सीट ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है। ठीक, या फिर वो ऑटोमेटिकली हटा दिया जाए। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए उसकी, जैसे मैंने बताया, या तो दल बदल से निकाल निकाल दे। ठीक है, या किसी और काम से निकाल दे। ठीक है, या फिर, ठीक है, अगर वो 60 दिन तक हाउस के अंदर एब्सेंट रहे। ये बात याद रखना, क्वेश्चन कई बार होता है, अगर कोई बंदा कितने दिन एब्सेंट रहेगा तो उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली किसी भी हाउस से निकाल देंगे। तो याद रखना, 60 डेज मीन्स 2 मंथ्स। अगर वो 2 महीना बिना स्पीकर या चेयरमैन की परमिशन से नहीं आ रहा लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, तो उसको ऑटोमेटिकली लोकसभा राज्यसभा से निकाल देते हैं। ठीक, तो ये चीज याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इन हाउ मेनी डेज की निकाल दें। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग इज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। चेयरमैन मैं तुम्हें बता दिया था, चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन होता है। ठीक है, राज्यसभा का, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेप्यूटी चेयरमैन कौन होता है? जो राज्यसभा होती है जब वो सारी बैठती है तो एक बंदे को डेप्यूटी चेयरमैन बनाती है। अगर इन केस वाइस प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभा रहा हो तो कौन बंदा हाउस में चेयरमैन बनेगा? वो डेप्यूटी चेयरमैन होता है, ठीक है, उस टाइम पे। या वाइस प्रेसिडेंट कोई फॉर एग्जाम्पल फॉरेन चले गए तो क्या करें उस टाइम पे? तो उस टाइम पे वो बंदा आके चेयरमैन बन जाता है, ठीक है। अगर वो बंदा भी ना हो तो मैं तुम्हें बता कि 10 बंदे बैठते हैं, 10 चेयर पर्सन होते हैं एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये बंदे भी हाउस खुद चूज करता है कि ये कौन बंदे होंगे, ठीक है। तो अगर मान लो डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है, चेयरमैन भी नहीं है, तो किसी भी इनमें से किसी भी एक 10 बंदे को, जो बंदा अवेलेबल होता है, सीनियर होता है या फिर कोई जिसको भी हाउस चाहे, तो उसको बैठा देते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। सेम फंक्शन जो राज्यसभा में था वही सेम फंक्शन लोकसभा में है, कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ये है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। जब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की, ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है, एक लिस्ट होती है बहुत बड़ी, उसमें नंबर 1 पे हमेशा प्रेसिडेंट होता है, नंबर 2 पे वाइस प्रेसिडेंट होगा, नंबर 3 पे तुम्हारे पीएम होंगे, नंबर 4 पे सारे गवर्नर होंगे, नंबर 5 पे तुम्हारे मिनिस्टर्स ऐसे कुछ होंगे, नंबर 6 पे तुम्हारा स्पीकर होगा, ठीक है। तो स्पीकर की जो ऑर्डर होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है, ठीक है। तो स्पीकर ऑटोमेटिकली ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में काफी ऊपर नंबर पे आता है, और इनके जो लेवल होता है ना, ये सारे के सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के जजेस के बराबर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये माने चलो स्पीकर अपने में बहुत पावरफुल पर्सन होता है, ठीक है, लोकसभा का। राज्यसभा का जो स्पीकर होता है, चेयरमैन होता है, वो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो तो ऑब्वियसली काफी सेकंड नंबर पे आएगा ही आएगा प्रेसिडेंट के बाद। बट जो स्पीकर होता है, हाँ, 7th रैंक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली काफी हाई लेवल पे ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। तो 7th रैंक पे वो है, तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के जजेस के लेवल के बराबर बंदे में आ जाता है, ठीक है। नाउ कौन होता है वो, ठीक है, जो एक सेशन को प्रिसाइड करे, वो स्पीकर होता है, ठीक है। लोकसभा का मतलब, लोकसभा में जो बंदा, पूरे लोकसभा में जब बंदे बैठ जाते हैं, 350 500 बंदे बैठ गए, तो उन सब बंदों को जो प्रिसाइड करता है, तुमने कभी लोकसभा टीवी में देखा होगा ना, एक स्पीकर बैठ जाता है, कोई मिनिस्टर आएगा वो चिल्लाएगा कि सर मेरा बिल सुनो, वो बोलेगा अभी नहीं सुनूंगा, पहले मैं इसकी बात सुनूंगा, ठीक है। तो वो एक तरीके से वो क्लास का मॉनिटर होता है, तो सबको संभालता है कि नहीं तुम ये काम करो, पहले ये होगा वो, ठीक है। तो मेन स्पीकर का काम होता है कि हाउस को डेकोरम में रखना, ताकि हाउस वाले लोग बिल भी आराम से आ सके। अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है तो पहले स्पीकर इंट्रोड्यूस करता है कि ये बिल है, आज से जम्मू कश्मीर को तोड़ा जाएगा, तो ये बिल हम रख रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप बैठ जाइए, ठीक है, 90% टाइम तो ये होता है, आप बैठ जाइए, बैठ जाओ भाई, क्यों लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो क्लास का मॉनिटर होता है एक तरीके से, ठीक है, स्पीकर। और चेयरमैन राज्यसभा में मॉनिटर होता है, ठीक है। नाउ वो कब इलेक्ट होता है? जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा में होता है, ठीक है। याद रखना, जब स्पीकर का इलेक्शन क्या होता है, स्पीकर का इलेक्शन हमेशा तब होता है जब लोकसभा बैठ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2019 के अंदर जब मोदी जी दोबारा आए थे, ठीक है, जब उस टाइम पे क्या हुआ, ये जून या मई के एंड के बात होगी, जब पूरा हाउस आ चुका था। उस टाइम फिर प्रेसिडेंट जी आए और उन्होंने बोला कि अब हम स्पीकर का इलेक्शन करेंगे। तो हाउस ने ऑटोमेटिकली बोला कि आज से ओम बिरला हमारे स्पीकर हैं, ठीक है। तो ऐसे स्पीकर का इलेक्शन होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक इलेक्शन की जरूरत नहीं होती। जो रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है ना, रूलिंग पार्टी, यानी रूलिंग पार्टी ही अपना स्पीकर चूज करती है, बिकॉज इनके सबसे ज्यादा मेंबर्स होते हैं, ठीक है। स्पीकर, देखो, स्पीकर का कोई सर्विंग नहीं है, स्पीकर 5 साल के लिए तो रहता ही रहता है, ठीक है। जब तक लोकसभा चल रही है तो वो तो रहता ही रहता है, बट कई बार क्या होता है, स्पीकर खुद भी इस्तीफा दे देता है कि मेरे को अब स्पीकर नहीं बनना, ठीक है। जब तक, हाँ, जब 5 साल, जब तक वो चाहे तब तक रह सकता है, जब तक लोकसभा के लोग चाहें कि वो स्पीकर रहे। अगर मान लो उनको लगता है लोकसभा के जो स्पीकर है बहुत बायस है, सिर्फ बीजेपी की सुनता है, हमारी सुनता नहीं, तो हम किसको निकालना चाहते हैं, तो इलेक्शन हो जाएगा दोबारा कि कौन बनेगा, क्या करेंगे, ठीक है। तो स्पीकर जनरली जब तक रहता है, जब तक पूरी एक लोकसभा रहती है, बट वो बीच में निकल भी सकता है, 2.5 साल के बाद उसको निकाल भी सकते हैं, कोई और स्पीकर बनना चाहे, ठीक है। तो जो स्पीकर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाउस की मर्जी होती है कि स्पीकर को रखना है, इसको निकालना है, बट जब तक लोकसभा रहती है स्पीकर भी रहता रहता है, ठीक है। सीट होती है वो वहां प्रेजेंट होता है नहीं। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट कोई, यार तुम्हें मैंने देवांश यादव एक चीज बताई थी लास्ट क्लास के अंदर, कि जो लोकसभा जो पार्लियामेंट होती है 3 चीज से बनती है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये बात मैंने उस दिन बताई थी, आई गेस परसों, परसों क्लास में बताई थी कि प्रेसिडेंट इज पार्ट, हाँ, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्ट का मतलब क्या है कि जितने भी बिल्स होंगे वो प्रेसिडेंट रखेगा, हाँ, जितने भी बिल्स होंगे सारे प्रेसिडेंट रखेगा, जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी, कैग की रिपोर्ट होगी, ठीक है, यूपीएससी रिपोर्ट होगी, सारे प्रेसिडेंट रखेगा, ठीक है। जितने भी तुम्हारा बजट या मनी बिल होगा वो प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करेगा पार्लियामेंट के अंदर, तो और
और जब बिल पास होंगे कुछ भी होगा तो प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना बिल कभी पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो हेंस पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बट वो मेंबर नहीं है ना, वो वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ही डजंट हैव वोटिंग राइट्स, बट ही कैन बी प्रेजेंट इन पार्लियामेंट इफ पार्लियामेंट वांट्स टू, ठीक है। पार्लियामेंट का एक रूल होता है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में सिटिंग्स होती हैं, ठीक है, जब वो लोग बैठते हैं। सिटिंग दो टाइप की होती है, वन इज योर प्राइवेट सिटिंग, ठीक है, वन इज योर ओपन सिटिंग। जब प्राइवेट सिटिंग होती है उसमें ये होता है कि पार्लियामेंट चाहे तो बंदों को अलाउ कर सकती है, तुम इन बंदे आ जाओ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल सिटिंग। प्राइवेट सिटिंग में पार्लियामेंट सीधा बोल देती है कि सिर्फ जो बंदे मेंबर हैं, एमपीज हैं, वही रहेंगे, चाहे उसके अलावा कोई और बंदा हमें नहीं चाहिए। तो चाहे प्रेसिडेंट भी हो उसको भी मना कर सकते हैं कि हमें सिर्फ जो मेंबर्स हैं वही रहेंगे, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि किस टाइप की सिटिंग चल रही है, ठीक है। हाँ, अपर हाउस इज राज्यसभा, ठीक है। 14 days इज विद रिस्पेक्ट टू योर मनी बिल, ठीक है, बट इन केस ऑफ नॉर्मल बिल्स उसके पास कोई टाइम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पॉकेट वीटो के बारे में बताया था, मैंने जब पॉकेट वीटो एक्सरसाइज, पॉकेट वीटो क्या होता है कि अपने पास रखो, छह छह सात सात आठ आठ नौ नौ महीने तक तुम एसेंट नहीं देते, दैट इज पॉकेट वीटो। बट जो कंडीशन हो जाती है ना कि तुम्हें करना ही करना है, जॉइंट सिटिंग बताऊंगा अभी, ठीक है। तो तुम्हें एसेंट देना ही देना है, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल के रिस्पेक्ट में आ जाते हैं कि तुम्हें देना ही देना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर भी यही रीजन होता है कि तुम उनको उसको देना ही पड़ेगा, चाहे वो 3 महीने बाद दे या महीने बाद दे। बट इन केस ऑफ मनी बिल, मनी बिल को तो उसको देना ही पड़ेगा सेंट विद इन 15 days के अंदर, ठीक है, क्योंकि मनी बिल तो उसी ने इंट्रोड्यूस किया, या तो हाँ बोलेगा ना बोलेगा, ठीक है। बट उसके अलावा किसी और बिल में उसके पास वो नहीं है, ठीक है। तो चाहे 15 दिन रखें 20 दिन रखें, ठीक है। और क्या, किसी ने एक सवाल और पूछा था। ज्वाइंट सीटिंग में बताऊंगा अभी, जब पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आएगा उस दिन में, ठीक है। स्पीकर कितने साल तक होता है, ठीक है, ये भी हो गया। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की सीट नहीं होती, ठीक है। स्पीकर किस पार्टी का मेंबर ही होगा, बायस तो नहीं। देखो यार, स्पीकर में क्या सीन होता है, स्पीकर इज जनरली इज ए मेंबर ऑफ इज ए मेंबर ऑफ क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है। बट स्पीकर के साथ एक कन्वेंशन ये है कि वंस अ पर्सन बिकम्स अ स्पीकर, ही वॉलंटरी गिव्स हिज रेजिग्नेशन, सॉरी, वॉलंटरी गिव्स अप हिज मेंबरशिप फ्रॉम दैट पार्टी सो दैट ही कैन नॉट बी बायस्ड, ठीक है। ये एक कन्वेंशन है, ऐसा होना चाहिए कि वो स्पीकर बायस ना हो। बट सबको ये बात पता है कि स्पीकर तो बायस ही होता है, ठीक है। वो क्योंकि रूलिंग पार्टी का होता है तो रूलिंग पार्टी की बातें सुनता है, ठीक है। तो स्पीकर इज ऑलवेज बायस, ठीक है। तो ये ब्रिटिश कन्वेंशन होता है, इंडिया में भी बात माना जाता है कि करें, ठीक है। वो रिजाइन नहीं करता, ही वो ये बोलता है कि मैं बीजेपी का हूँ, बट मैं बीजेपी की नहीं सुनूंगा, मैं सबकी सुनूंगा क्योंकि मैं सबका मेंबर हूँ, सबका मॉनिटर हूँ, ठीक है। तो वो रेजिग्नेशन नहीं था, वंस ही रिजाइन ऑटोमेटिकली वो एमपी से तो हट ही जाएगा, तो स्पीकर बनने के लायक नहीं रहेगा। आई सेड कि वो वॉलेंटरी बोल देता है कि मैं आज से इस पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं एमपी का मेंबर हूँ, ठीक है, मैं लोकसभा का मेंबर हूँ, बट पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ताकि मैं बायसनेस ना दिखा सकूं, ठीक है। जैसे स्पीकर मेंबर होता है लोकसभा का, जब भी तो वो बनेगा, ठीक है। याद रखना, लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए लोकसभा का एमपी होना तो जरूरी है ही है, ऑब्वियसली बात है। तुम मॉनिटर तभी बनोगे जब उसी क्लास के होगे। ऐसा थोड़ी ना कि तुम 9th क्लास में मॉनिटर तुम्हारा 10th क्लास का उठ के आ रहा है, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। जिस क्लास का तुम हो उसी क्लास का तुम मॉनिटर होगा। सो अगर लोकसभा का एमपी है तभी तो लोकसभा का वो स्पीकर बनेगा, ठीक है। तो ये सेम हाउस की सेम मेंबरशिप में काम करता है, ठीक है। मोशंस बताऊंगा क्या होता है, आगे नीचे आएगा, ठीक है अभी। तो सेम क्लास सेम मॉनिटर, ठीक है। हाँ, न्यूट्रल बना रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं। जो एमपी होते हैं वो नाम देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करता है, फिर इलेक्शन होते हैं, वो बन जाता है, ठीक है। सेम थिंग। अरे भाई, जैसे ही सारे लोग एक साथ बैठेंगे, प्रेसिडेंट आएगा, सारे लोग बोलेंगे सर ये 2-3 नाम है, हम इनको प्रेसिडेंट, इनको स्पीकर बनाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट सबका नाम बोलेगा, फिर सबके नाम के आगे वोटिंग होगी, जिस बंदे को सबसे वोट मिलेंगे ये ऑटोमेटिकली बिकम्स अ स्पीकर, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोटेम स्पीकर, ये बात तुम लोगों ने बहुत बड़ा सुना होगा, प्रोटेम स्पीकर, ये वर्ड सुना तुमने, प्रोटेम स्पीकर। ये क्वेश्चन आता भी है, हु इज अ प्रोटेम स्पीकर। जब जब कोई इलेक्शन होते हैं और जब तक कोई स्पीकर नहीं आता, तो उस टाइम पे प्रोटेम स्पीकर काम करता है, ठीक है। ये वर्ड याद रखना कि पेपर पूछ सकते हैं कि हु इज द प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर वो बंदा होता है कि जब तक स्पीकर नहीं बन जाता कोई, उस बीच में एक बंदा स्पीकर की सारी ड्यूटीज निभाएगा, मतलब सबको ओथ भी दिलाएगा, ठीक है, सबको बैठाएगा भी, ठीक है, मतलब उनको सीटिंग भी देगा, बैठाएगा भी, ओथ भी दिलाएगा। तो ये बंदा कौन होता है, तो ये बंदा होता है, क्योंकि
पार्लियामेंट में बिना ओथ लिए तुम नहीं बैठ सकते, बट जब तक तुम बैठोगे नहीं स्पीकर तो चूज करोगे नहीं। तो उस बीच में कि इन कौन कौन बंदा बैठेगा, उनको ओथ दिलानी है, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर आता है, ठीक है। तो ये बंदा तब तक रहता है जब तक नया स्पीकर नहीं बन जाता, ठीक है। ये पुराना बंदा नहीं होता, ये वो बंदा होता है जो लोकसभा में सबसे एल्डेस्ट, जिसको हम बोल देते हैं एल्डेस्ट या एक्सपीरियंस बंदा होता है। प्रेसिडेंट इसको चूज करता है, ठीक है। हाँ, इंटीरियम स्पीकर इन शॉर्ट, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले हु इज ए प्रोटेम स्पीकर, जब तक नया स्पीकर नहीं आता, नई हमेशा ही, पर प्रोटेम स्पीकर हमेशा कोई नई लोकसभा या नई विधानसभा के टाइम पे ही आता है, ठीक है। हाँ, तो मैंने प्रो टाइम ही लिखा है। प्रो टाइम मीन्स फॉर द टेम्पररी टाइम, ठीक है। तुम इसको याद रखने के लिए प्रो टाइम भी रख सकते हो, प्रो टर्म भी रख सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द प्रोटेम स्पीकर, इट कम्स अंडर योर बिजनेस ऑफ लोकसभा रूल्स, ठीक है, क्योंकि बिकॉज पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रोटेम के बारे में नहीं बता रखा, ठीक है। ठीक है, प्रोटेम इज, देखो बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बता रही, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है कि तुम खुद से रूल्स बना लो, ठीक है। तो जहां पे खुद से रूल्स बनाने की पावर है वहां बना रखी है, ठीक है। जनरली सीनियर मोस्ट होता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे ना हु इज द प्रोटेम स्पीकर, प्रेसिडेंट अपॉइंट हिम एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट पर्सन, ठीक है। हाँ, स्पीकर दोबारा बन सकता है, ठीक है। हमें डेप्यूटी स्पीकर इसलिए चाहिए होता है, अगर मान लो स्पीकर आया, ठीक है, स्पीकर को अचानक से उसको कहीं घर जाना पड़ा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो कोई एक बंदा चाहिए ना जो क्लास का दोबारा मॉनिटर बन सके जब तक वो बंदा वापस नहीं आता। दैट्स व्हाई वी नीड है डेप्यूटी स्पीकर। ये वो बंदे हैं जो प्रोटेम स्पीकर होने के बाद जब लोकसभा चल रही हो तब ये बंदे आते हैं, तभी ये ऑफिशियली क्लास में। एक होता है कि सपोज करो, देखो मैं एग्जाम्पल बता दूं, सपोज करो तुम लोग अभी उठते ही नेक्स्ट टाइम पे आ गए, ठीक है। तुम लोग सेवंथ क्लास से एट टाइम पे फटाफट आ गए, ठीक है। तुम्हारी कोई क्लास नहीं हुई अभी तक, कोई तुम्हारे क्लास का टीचर नहीं आया, कोई भी नहीं आया, ठीक है। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे क्लास में बंदे कौन कौन है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि क्लास टीचर आएगा, टीचर इज एज गुड एज प्रेसिडेंट, ठीक है। वो एक बंदे को उठा देगा, एक काम को तू सबसे बड़ा लग रहा है इनमें, ठीक है। जब तक इस क्लास में मॉनिटर नहीं बन जाता इन सब लोग को संभाल, ठीक है। दिस इज ही इज द प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। जैसे ही अगला दिन नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा तो टीचर बोलेगी ओके, डे वन खत्म हो गया, तुम सब लोग को पता लग गया तुम कौन कौन हो, अब बताओ किस किस को मॉनिटर बनना है, ठीक है। सब बंदे खड़े होंगे भाई मेरे को बनना है, फिर टीचर इलेक्शन कराएगी, जो बंदा जीत के आएगा दैट दैट विल बी योर मॉनिटर और स्पीकर, ठीक है। फिर मैम बोलेगी देख यार ये बंदा जो है, ये बंदा हर दिन क्लास तो अटेंड नहीं कर सकता, किस दिन बीमार भी होगा, किस दिन कॉलेज भी नहीं आ पाएगा, किस दिन स्कूल भी नहीं आ पाएगा, किस दिन इसकी बस भी खराब होगी, ठीक है, बहाने मारेगा, सिनेमा हॉल भी जाएगा। तो उस टाइम पे एक बंदा हमें चाहिए जो इस बंदे के रहने के बाद भी आ सके, तो एक सेकंड मॉनिटर को उठा, ठीक है। दैट विल बी योर डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी मॉनिटर, ठीक है। अगर मेन मॉनिटर नहीं आया तो ये बंदा आएगा, ठीक है। अगर ये बंदा भी नहीं आया डेप्यूटी मॉनिटर, इसको भी पिक्चर देखने का मन करेगा, ये भी बंक मारेगा, ठीक है। तो सपोज कर दोनों ने एक साथ बंक मारा, दोनों पिक्चर देखने चले गए, तो अब क्या करें। तो उस टाइम पे टीचर बोलेगी कि मुझे 10 बंदे चाहिए, मुझे उन 10 बंदों का नाम दो, जब ये दोनों गायब होंगे तो इन 10 बंदों में से किसी भी एक बंदे को स्पीकर बना मॉनिटर बना दो, ठीक है। तो दैट विल बी योर पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है। अगर ये दोनों बंदे गायब हो गए, उन उसके बाद इन 10 बंदों में से कोई भी एक बंदा को मैं स्पीकर बना दूंगी, ठीक है। दैट विल बी योर पैनल ऑफ चेयरपर्सन। अगर कोई तुमसे पूछे स्पीकर भी नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, ये 10 बंदों का नाम दे रखा है, इनमें से कोई भी उठा लो ये, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। एनी डाउट? अरे कोई क्वालिफिकेशन कोई चेक नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेंबर ऑफ लोकसभा से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए, ठीक है। आई गेस तुम्हें क्लास से समझ आ गया कि कैसे मैं चीजों को रिलेट करना है, ठीक है। इलेक्शन में तो बता दे, इलेक्शन होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ही कराता है, ओके। स्पीकर इज चूजन अकॉर्डिंगली, सिंपल चीज है। अगर मान लो कुछ भी प्रॉब्लम हो कि यार ये पंगा हो रहा है कि यार एक तीन चार नाम आ गए, ठीक है, तो फिर वही है कि सबका एक करके वोट कराते हैं, फिर वही 2 बंदे खड़े हो गए, इसमें ये जीता, चलो ठीक है तुम 4 बंदे खड़े हो गए, चार में फिर सबको एक करके वोट कराएंगे, ठीक है। 6 बजे तक, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट। इंटर आलिया मतलब कि सारा काम स्पीकर होता है कि डिसाइड करेगा कि वो मनी बिल है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। अगर तुम्हें याद होगा जो आधार का बिल आया था, एक आधार का बिल आया था, तुम्हें याद होगा 2016 या 17 के अंदर की बात है ये, ठीक है। एक बिल आया था, उस बिल में क्या हुआ था कि उस बिल को पास करना बहुत जरूरी था, उस बिल से सारी पावर आ रही थी आधार को, क्योंकि उस बिल में ये था कि जब तक तुम आधार
लिंक अगर तुम्हारा, हाँ, कंट्रोवर्शियल था, तुम्हें याद होगा 2016 के अंदर, कि उस आधार बिल, क्योंकि उस आधार से तुम्हारी प्राइवेसी के ऊपर बहुत था कि आपसे तुम्हें हर चीज के अंदर आधार चाहिए, ठीक है। अब पंगा ये था सबसे बड़ा, कि अगर हम इस बिल को लेके आएंगे तो लोकसभा में तो हमारे पास मेजोरिटी खूब है, लोकसभा में तो हम इसको इजीली पास कर देंगे, क्योंकि सिंपल बिल है ये, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, हाफ हाफ मेजोरिटी पास। पर राज्यसभा में अब हम क्या करेंगे, राज्यसभा में तो हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, तो इसको हम बिल पास करें या ना करें। तो फिर आप सीधा इस, अब इसको क्या तरीका था, इसको तो मनी बिल बना दो, क्योंकि मनी बिल के अंदर क्या, कि राज्यसभा को तो पास करना ही पड़ेगा, बेसिक पॉलिटी, मनी बिल तो राज्यसभा पास करेगी ही करेगी, ठीक है। तो इस बिल को, आधार के बिल को इन्होंने मनी बिल बना दिया। तो ये मनी बिल किसने बनाया? स्पीकर ने, ठीक है। तो स्पीकर हैज ए सोल राइट टू डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और ए सिंपल बिल और ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। याद रखना एक बार, स्पीकर ही बताता है, जब बिल आता है ना, स्पीकर साइन करता है उसके ऊपर कि जो ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये मनी बिल है, या फिर नॉर्मल बिल है, या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, या कोई सा भी एक्सवाइजेड बिल है, ठीक है। तो स्पीकर, जैसे कि सीजे रूस्टर होता है ना, कि चीफ जस्टिस, कि तुम वहां से क्रिमिनल केस लड़ोगे, वैसे ही स्पीकर एक सिंपल वो है, कि तुम एक, क्या कहते हैं, तुम बताओ कौन सा बिल है, एक नहीं है, ठीक है। मनी बिल क्या भाई, मनी बिल के ना पैरामीटर्स होते हैं, मनी बिल के ना एग्जांपल में तुम पैरामीटर्स बता देता हूँ, ठीक है। मनी बिल के पैरामीटर्स ये होते हैं, अगर तुम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल रहे हो या उसमें डाल रहे हो, ठीक है, तुम अगर टैक्सेशन इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो ये चार पांच जो चीजें होती हैं, ये मनी बिल डिसाइड करती हैं। इसमें 10 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा कि हाउ टू डिसाइड वेदर मनी बिल इज ए मनी बिल और नॉट, ठीक है। ये तुम्हें मैं पीडीएफ बता दूंगा, उसमें 10 फैक्टर्स होते हैं, अगर ये 10 फैक्टर्स आ गए ना, तो ये मनी बिल कहलाता है, ठीक है। आधार का मनी बिल उसने ऐसा बताया था कि जब जब जन धन योजना तुम डाल रहे हो, तुम पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, तो जो पैसा निकल रहा है वो उसमें क्या बोला था, कि जो गरीब लोग होंगे उनका जो राशन का पैसा होगा, सीधा गवर्नमेंट उनको उनके अकाउंट में डालेगी। तो वो अकाउंट का पैसा कहाँ से आ रहा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो जो चीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रही है, ठीक है, वो चीज मनी बिल के थ्रू आएगी, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तुम कुछ भी निकालो या कुछ भी डालो, वो मनी बिल होता है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने आधार बिल को मनी बिल बना दिया था, ठीक है। मीन स्पीकर अपने अकॉर्डिंग हाँ कर सकता है, स्पीकर के पास फुल पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। स्पीकर इज लाइक योर मोदी जी, उनको जो मन चाहे वो करेंगे। इलेक्शन कमीशन पढ़ाओगे सर? इलेक्शन कमीशन यार कुछ आता नहीं है वैसे पेपर के अंदर। ये मनी बिल भी तुमसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, तो इतना इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मनी बिल के अंदर, ठीक है। मनी, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि मनी बिल कौन डिसाइड करता है, इसका आगे कोई भी नहीं पूछेगा कि मनी बिल के क्या है, ये क्या है, ठीक है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन यूपीएससी से आता है। यार कंसोलिडेटेड और कंटेंजेंसी फंड में ये होता है, कंसोलिडेटेड फंड वो फंड होता है कि जहां से तुम्हारा जितना, सपोज करो कि तुमने कोई टैक्स लिया, तुमने किसी कंट्री को तुमने लोन दिया, तो जो लोन का पैसा वापस आएगा, जो लोन की इंस्टॉलमेंट या जितनी भी आएगी, वो सब कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी, ठीक है। कंटेंजेंसी फंड वो फंड होता है जो इमरजेंसी या किस टाइम पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सपोज करो आपदा आ गई, तो कंटिजेंसी फंड से निकालेंगे। कंसोलिडेटेड फंड एक ऐसा फंड होता है जो सिर्फ गवर्नमेंट या लॉ के थ्रू काम करता है, ठीक है। मीन्स या देखो, सुप्रीम कोर्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजेस की सैलरी और जितना भी अखबार उखबार है, जितना भी आता है, कंसोलिडेटेड फंड से आता है। ये चीज लॉ में लिख रखी है। कंटिजेंसी फंड में ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है। तुम्हें अगर इमरजेंसी में कोई पैसा निकालना है तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल, मनी बिल इज अप्रोप्रिएशन बिल। कोई भी चीज जिसे तुम पैसा निकालने के लिए यूज करते हो, दैट इज योर अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल इज अ टाइप ऑफ मनी बिल। पीएम केयर फंड इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ फंड, यू कैन एग्जाम्पल टेक इट कि वो कंटिजेंसी फंड है। पब्लिक अकाउंट फंड, कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है कि जितना भी, सपोज करो तुम एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तुमने टैक्स दे रहे हो, ठीक है, तो जो 50,000 रुपए टैक्स दे रहे हो, वो 50,000 रुपए तुम्हारे जेब से निकल के सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहा है, ठीक है। और वो टैक्स गवर्नमेंट यूज कर रही है गरीब को खाना खिलाने में या फिर कोई स्कीम में पैसा डालने में, ठीक है। तो जो भी चीज बाय लॉ हो रही है, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू हो रही है, ठीक है। हेंस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी चीज तुम निकाल रहे हो, डाल रहे हो, दैट इज थ्रू बाय अ लॉ। तो जहां पे कोई भी चीज लॉ के थ्रू काम कर रही है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कर रही है, क्योंकि तुम उसको बिना, क्योंकि मनी बिल क्यों आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर तुम्हें 1 रुपए भी निकालना हो, तुम्हें मनी बिल डालना पड़ेगा। कंटेंजेंसी फंड के लिए कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट ने क्या करा कि पैसा निकाल दिया, 50 50 करोड़ रुपए, बाद में बोलते रहेंगे तुम बिल पास करते रहना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट अगर तुम्हें 1 रुपए भी निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो तुम्हें प्रेसिडेंट के थ्रू एक बिल चाहिए, उसको मेजोरिटी में पास करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट असेंट देगा, तब तुम 1 रुपए निकालोगे कंसिडर फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो दैट्स व्हाई कंसिडर फंड ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फंड, ठीक है। सॉरी, समझ गए कंसिडर फंड ऑफ इंडिया में और इसमें फर्क क्या है? जो भी चीज तुम्हारे विद लॉ के थ्रू हो रही हो,
ठीक है, स्टेट कहाँ से देती है पैसे? स्टेट कंट्रोल से फंड से देती है। जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड, जैसे यूनियन का फंड है वैसे स्टेट का फंड होता है। जो स्टेट के लोगों को पैसा मिलना है वो वहां से मिलेगा। वहां पे भी उनका एक लॉ होता है कि अगर आज से पंचायत के अंदर 100 रुपये भी आना है, पंचायत के अंदर 100 रुपये भी आना है, तो वो 100 रुपये कैसे आएगा? वो अप्रोप्रिएशन बिल से आएगा। सपोज करो, देखो, पंचायत को हर महीने तुम्हें 50 करोड़ रुपए देने हैं, एक पंचायत को, ठीक है। पंचायत सपोज करो XYZ की पंचायत, एक्स एक्स प्लेस की पंचायत है। तो स्टेट क्या करेगी? पहले गवर्नर से परमिशन लेगी, बिल निकालेगी, उसको मनी बिल, स्पीकर उसको बोलेगा कि ये मनी बिल है, जो लोग, जो वहाँ का MLA होगा, MLA जो स्पीकर होगा विधानसभा का, वो उसको पास करेंगे, फिर वो 50 करोड़ रुपए तो निकलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो दैट्स व्हाई कंसोलिडेटेड फंड ऐसे काम करता है, स्टेट का भी और सेंटर का भी। ठीक है। तो जो स्टेट के बंदे टैक्स दे रहे हो स्टेट के फंड में जाएगा। जो देखो, जो यूनियन में काम कर रहा है, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, तुम्हारे जजेस, ठीक है, कैग, PM, इन सब, इनकी जो सैलरी के ऊपर जो टैक्स करता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। जो स्टेट के काम कर रहे हैं, जो स्टेट के बंदे होते हैं, IAS IPS, ये यूनियन में जाता है। जो स्टेट के होते हैं, जो हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इनका जो टैक्स कटता है वो सारा स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। ठीक है। अगर स्टेट का, अगर बंदा स्टेट, देखो मैं तुम्हें कहता हूँ, जिसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है ना, उसका सारा काम यूनियन से रिलेट करता है। जिसकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, उसका सारा काम स्टेट से गवर्न करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। भाई अगर तुम इनकम टैक्स कमा, अगर डिपेंड कर तुम किस टाइप, अगर तुम बिजनेसमैन हो तो ऑब्वियसली यू, अभी तुम जब GST पढ़ोगे यार, अब तुम GST पढ़ लेना यार, GST टैक्सेशन कैसे काम करता है, इस पे काम करेगा। ठीक है। तुम्हारा जो टैक्स होता है वो CBDT और CBIDT, डायरेक्ट टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्सेशन के बेसिस पे काम करता है। ठीक है। पब्लिक टैक्स तो यार देखो, टैक्स क्या होता है, जो मैं तुम्हें क्या बताया था, तुम्हें उस दिन मैंने पढ़ाया था फाइनेंस कमीशन, याद हो गया? फाइनेंस कमीशन में तुम्हें उस दिन बता रहा था। फाइनेंस कमीशन क्या करती है? जितना भी टैक्स उठ के आ रहा है, जितना भी टैक्स अभी तक आया है, वो सारा टैक्स का पैसा जो खट्टा हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, किस स्टेट को कितना पैसा देना है, क्या करना है, वो काम करती है स्टेट सॉरी फाइनेंस कमीशन, वो काम करती है। ठीक है। तो ये सारा काम फाइनेंस कमीशन का होता है। ठीक है। इतना डिटेल में मत जाओ, थोड़ी देर में पता लगा तुम लोग CA बन गए लॉ के बदले। ठीक है, तो इतना मत करो इसके अंदर, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है। हाँ, सोनाक्षी, जितनी भी सैलरी होती है, अलाउंसेज होते हैं, वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। ठीक है। जब भी उसमें लिख रखा है, मैंने क्या बोली, जो भी चीज बाय लॉ आ रही है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आ रही है, क्योंकि एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है ये चीज कि सैलरी होंगी कंसोलिडेटेड फंड से आएगा। एक लॉ बना हुआ है कि स्टेट प्रेसिडेंट की सैलरी, वो उसमें लिख रखा है कि सारा काम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, वो डिसिप्लिन डेकोरम बचा के रखता है। ठीक है, स्पीकर का ये काम होता है। ठीक है। और उसकी रैंक 6th है। सेवन्थ, सिक्स किसने बोली? सोनाक्षी किसने बोलती? 6th मैंने बोला था ना, 7th नहीं 6th थी वो। ठीक है। स्टेट के पास कंटेंजेंसी फंड, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई स्टेट की मेरे को ये कंफर्म नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेंजेंसी फंड के बारे में बता रखा है कि नहीं बता रखा। ठीक है, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन के वे में, बट हर स्टेट के पास एक फंड होता है जो वो टाइम पे यूज करते हैं। ठीक है। अब वो स्पेसिफिक आर्टिकल कौन सा है देखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, 267 देख लेना एक बार। देखो स्पेसिफिकली आइडिया नहीं स्टेट का। ठीक है। इसका बता रखा है यूनियन का, और स्टेट का देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है। आर्टिकल 94 एंड 96, स्पीकर कैन बी रिमूव्ड द 50% नंबर ऑफ परसेंट ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस में बता रखा है मैंने स्पेशल। इसका, अगर तुम उसको लाओगे तो भी 50% मेजोरिटी से लाओगे, अगर तुम उसको निकालोगे तो भी 50% मेजोरिटी से निकालोगे। ठीक है। अगर वो ऐसा काम करता है जिसने RPA, मतलब वही कि IPC वाला को इसने गुनाह कर दिया, तब भी तुम उसको निकाल सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो MP से हट जाएगा। ठीक है। या उसको डिफेक्शन से भी हटा सकते हो तुम, कि इसने पार्टी बदल ली कर लिया। ठीक है। प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, प्रेसिडेंट का रोल क्या है? स्पीकर का कोई रोल नहीं है प्रेसिडेंट से निकालने का। स्पीकर इज ए, देखो, जब तुम्हारे घर की बात हो रही होती है ना, तो घर की बात में सिर्फ घर के लोग ही पार्ट लेते हैं। ठीक है। जब तुम्हारी मोहल्ले की बात हो रही होती है तो उसमें मोहल्ले का प्रेसिडेंट भी पार्ट लेता है। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ बात हो रही है सिर्फ घर की, सिर्फ लोकसभा की। तो लोकसभा में सिर्फ जब घर का काम हो गया, तो सिर्फ लोकसभा में लोकसभा के बंदे ही काम करेंगे। ठीक है। बट जब बात आती है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में, तो प्रेसिडेंट आ जाता है उठ के। ठीक है। जब तुम अपने घर की बात करो, सिर्फ घर के मेंबर ही काम करेंगे। ठीक है। तो जब यहाँ लोकसभा का अपॉइंटमेंट होगा स्पीकर का, और स्पीकर को निकालना होगा, तो तो फिर लोकसभा के मेंबर ही वोट करेंगे। ठीक है। 5 साल टेनर होता है। ठीक है।
अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से हट जाए या रेजिग्नेशन दे दे। ठीक है। और याद रखना एक बार, स्पीकर अपनी रेजिग्नेशन किसको देता है? मैंने तुम्हें बता रखा है, आप अब गैस कर सकते हो। हाँ, डेप्यूटी स्पीकर। बस, सिंपल पॉलिटी, अप्लाइड माइंड। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट अपना वाइस प्रेसिडेंट को दे रहा है, ठीक है, चेयरमैन अपना वाइस चेयरमैन को दे रहा है, ठीक है, तो डेप्यूटी स्पीकर भी अपने डेप्यूटी स्पीकर को देगा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी एक तरीका होता है। तो सिंपल अप्लाइड माइंड। ठीक है। आगे चलो फटाफट। सेशंस क्या होता है? ठीक है। सेशंस वो होते हैं कि जो चल रहे होते हैं। ठीक है। तो याद रखना एक बार कि किसी भी सेशन में 6 महीने गैप नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई जितने भी तुम्हारे वो होते हैं, या जितने भी तुमने देखा होगा कि इमरजेंसी लगानी तो 6 महीने बाद तुम्हें अप्रूव करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ऑर्डिनेंस पास करना है 6 महीने बाद अप्रूव करना पड़ेगा। स्टेट इमरजेंसी लगा रही तो 6 महीने, ये इमरजेंसी 6 महीने। 6 महीने क्यों होता है? क्योंकि पार्लियामेंट 6 महीने के ऊपर के बाद 6 महीने के बाद आना ही पड़ेगा पार्लियामेंट को। दैट्स वाई हर चीज के ऊपर 6 महीने। अगर तुम ये चीज भूल जाओ ना, सर सीधे अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? सोच के बता भाई, किसको देगा? आइडिया लगा। सबसे बड़ी पोस्ट है तो किसको ही देगा वो, बता। ऑब्वियसली। कोई सोचने की बात है इसके अंदर? अब पापा अपनी चीज तो दादा से डिस्कस करेंगे ना, मेरे से तो डिस्कस करेंगे नहीं। इसलिए जो सबसे बड़ा लेवल होगा वो उसी पे काम करेगा। हाँ, जिसने अपॉइंट किया उसी को देगा। पॉलिटिक कैसे पढ़नी है? पॉलिटिक ऐसे ही पढ़नी है, जिसने अपॉइंटमेंट करा उसी का रेजिग्नेशन। अगर तुम्हारे से, अब तुमसे अगर तुम्हें अपने आप को रिमूव करवाना तो अपने तुमसे बड़ा ही कोई बंदा रिमूव करेगा ना। बस ऐसे सोचते रहो, तुम्हारे आंसर्स ऑटोमेटिकली निकलते रहेंगे। ठीक है। जब स्टेट में से लगाई थी तीसरे ने, जिसने खिलाया वही मारेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसे समझ लो। ठीक है। बजट सेशन होता है फरवरी से मई, क्योंकि इस टाइम पे बजट इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। मानसून सेशन जुलाई सितंबर जो अभी चल रहा है, बारिश में। ठीक है। विंटर सेशन, इस टाइम पे ये लोग कोट पहन के आते हैं, दिसंबर नवंबर। ठीक है। तुम नोटिस करना कि किसी भी गैप के अंदर 6 महीने से ऊपर का टाइम नहीं। ठीक है। तो दैट्स वाई ये प्रोविजन बना रखा है। ठीक है। हाँ, साल में 2 बार भाई, सोचने की बात है। अगर 6 मंथ्स दे दिया, ठीक है, मिनिमम 6 मंथ्स एक बार आना पड़ेगा। तो अगली बार दोबारा 6 महीने में आना पड़ेगा, तो 6 प्लस, तो 6, तो 2 बार तो आना ही पड़ेगा ना। टू टू टाइम्स। ठीक है। ऑटोमेटिकली बात है। 12 महीने हमारे पास टोटल होते हैं। 6 महीने एक बार तुम खा गए, 6 महीने दोबारा बच गए, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें 6 महीने के अंदर दोबारा आना पड़ेगा। तो साल में 2 बार तो आना पड़ेगा। 6 और 6 12, तो 2 बार तो आना ही पड़ेगा। ठीक है। सीधा हिसाब है। मैं प्रेसिडेंट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, सीजीआई की बात हो रही है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल इमरजेंसी इन 6 मंथ्स नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी 1 साल की लगती है। 1 साल के बाद उसको हटा लो। फाइनेंशियल इमरजेंसी 1 साल की लगती है, बाकी सारी 6 6 महीने में जाती है। ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंशियल ईयर में चलती है। एक फाइनेंशियल ईयर 1 साल का होता है। तो फाइनेंशियल ईयर जब 1 साल का हो गया तो इमरजेंसी भी 1 साल की। ठीक है। जीरो और बताऊंगा क्या होता है। ठीक है। प्रेजेंट तो अपने, अरे मैंने तुम्हें क्या बताया, सीजीआई की बात हो रही थी। सीजीआई अब एक सोचने की बात है, सीजीआई सेकंड मोस्ट को थोड़ी ना देगा कि ले भाई मैं अपना डायरेक्शन तू जा रहा हूँ, तू सीजीआई बन जा। वैसा करेगा क्या वो? नहीं। सीजीआई कौन बनाता है? सीजीआई को प्रेसिडेंट बनाता है। ठीक है। ऑटोमेटिक चीजें बना दोगे तुम? पहले प्रेसिडेंट को बोलोगे कि सर मैं जा रहा हूँ छोड़ के, अब आपकी मर्जी, आप किसी को भी सीजीआई बनाओ, तभी तो प्रेसिडेंट सीजीआई बनाएगा सेकंड बंदे को। ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन सीजीआई को थोड़ी ना देगा कि भाई मैं जा रहा हूँ, तू मुझे बना देना है सीजीआई, तू नया प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा थोड़ी ना करेगा वो। ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा एक दूसरे के लिए काम करती हैं। ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब पैसे की आर्थिक तंगी हो, तो आज तक कभी लगी नहीं, ना कभी लगेगी। ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, हमारे पास इतना पैसा पड़ा है गवर्नमेंट के पास, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का कोई मोटिव बनता नहीं है। ठीक है। और लगाएंगे भी तो फिर वो हमारी बेइज्जती है कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा रहे हैं इतना पैसा होने के बाद भी। ठीक है। प्रोरोगेशन, ये वर्ड याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ड क्वेश्चन में आते हैं कि प्रोगेशन, डिसोल्यूशन, इनका मतलब क्या होता है। प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि टर्मिनेशन ऑफ ए सेशन। मींस कि ये जो 3 महीने हैं, ये जैसे सपोज करो ये नवंबर में, 1 नवंबर से शुरू हुआ और 31 दिसंबर को खत्म हो गया, तो 31 दिसंबर को ये बोल देंगे कि प्रोग्रेशन हो चुका है, कि अब नेक्स्ट टाइम में बंदे मिलेंगे फरवरी के अंदर, बजट सेशन के अंदर। ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि अभी दोबारा आएंगे। ठीक है। ये चेयरमैन
और चेयरपर्सन ऑफ द हाउस इशू करता है राज्यसभा या लोकसभा का, ठीक है, आफ्टर द सेशन इज एंडेड, ठीक है। साइन डाई, साइन डाई का मतलब विद नो अपॉइंटमेंट डेट फॉर द रिज्यूम आफ्टर ए फ्यू डेज नोटिस इशूड, मींस साइन डाई का मतलब ये होता है कि 31 तारीख को उसने बोल दिया कि अब से हमारा काम खत्म हो गया, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम जब प्रेसिडेंट बोलेगा। तो नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंट कब बोलते हैं मिलने के लिए? आ जाओ बेटा, फरवरी में उठ के आ जाओ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोपोगेशन। जब तुम्हारा पूरा बजट का, जब तुम्हारा सेशन खत्म हो जाता है। एक होता है डे, 1 नवंबर, इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट, ये एडजर्न हुआ है कि अब हम 2 नवंबर को मिलेंगे, ठीक है। ये करते करते 31 दिसंबर आ गया, तो 31 दिसंबर को आके बोल देते हैं कि चलो भाई हमारा काम खत्म हो चुका है, अब कोई बिल पास नहीं करना, कोई काम नहीं करना, अपने को अब सीधा मिलेंगे अपन अब फरवरी में। तो अब हम प्रोगेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये होता है प्रोगेशन। समझ गए? एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि चलो काम खत्म, आज का दिन खत्म हो गया, कल दोबारा मिलेंगे। प्रोगेशन का मतलब हो गया कि चलो भाई इस पूरे 2 महीने का काम खत्म हो गया, अब हम 2 महीने बाद मिलेंगे, ठीक है, ये प्रोगेशन होता है, ठीक है। सर इस बार बजट आया है तो उसमें ए आ सकता है क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, ये बता रखा है 85(2) में, ठीक है। आगे चलो। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पूरी लोकसभा को खत्म कर दो, ठीक है। ये काम सिर्फ प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, आर्टिकल 85। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, ठीक है, या जब गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी लूज कर जाती है, ठीक है। मेजोरिटी लूज मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, तो जिसको तुम लोग ये बोलते हो नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको बोलते हो नो कॉन्फिडेंस, याद होगा, पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लग जाए किसी बंदे के ऊपर, तो ये बस, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर, वो लोकसभा के लिए डायरेक्टली होते हैं, तो लोकसभा के लिए जब वो डायरेक्टली काम करते हैं तो डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जितने भी सारे बिल्स होते हैं, सारा काम होता है, वो सारा का सारा बंद हो जाता, खत्म हो जाता है। अब सारा काम जब नई लोकसभा आएगी तो दोबारा शुरू होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट एडजन नहीं कर सकता, एडजन सिर्फ स्पीकर करता है, प्रेसिडेंट सिर्फ डिसॉल्व कर सकता है, अभी तो बताया मैंने। नहीं नहीं, प्रोग्रेशन में बस बोल दो कि चलो काम खत्म हो गया, अगले टाइम मिलेंगे, फिर प्रेसिडेंट खुद आके बोलता है कि चलो भाई सेशन आ गया है, इस तारीख से तुम्हें दोबारा मिलना है, ठीक है। नहीं, नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन सेम है। डिसोल्यूशन कैन बी डन थ्रू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन और बाय द एक्सपायरी ऑफ पार्लियामेंट और बाय द एक्सपायरी ऑफ लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज टाइप ऑफ ए डिसोल्यूशन बट इट हैज टू बी पास्ड, ठीक है। तो डिसोल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं खुद से, जैसे होता है ना कि आदमी की एज होगी वो ऑटोमेटिकली मर गया, एक होता है भाई कि वो एक्सीडेंट से मर गया, ठीक है। तो मरने के 2-3 टाइप हो सकते हैं, ठीक है। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन इज समथिंग कि पहले तुम उसको पास करोगे तभी लोकसभा डिसॉल्व हो। तो डिसोल्यूशन कैन बी एन ऑटोमेटिक एज वेल एज मैनुअल। ऑटोमेटिक मतलब 5 साल में खत्म हो गया, और मैनुअल मीन्स नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा के उनको खत्म कर दिया, ठीक है। तो वो 1 साल में भी हो सकता है, 5 साल के बाद भी, 5 साल के पहले भी हो सकता है कभी भी, ठीक है। पार्लियामेंट के फंक्शंस, लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? सॉरी, तुम्हें बिल पास करना है, लॉ बनाने हैं, स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है, ये वो फलाना डिकरा, ठीक है। दिस इज योर लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ठीक है। प्रोवाइडिंग द कैबिनेट, कैबिनेट कैसे बनेंगे, ठीक है, ये सारा काम लोकसभा, पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट होगी तभी तो कैबिनेट बनाओगे, ठीक है। तो लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा दोनों से कैबिनेट बन सकते हैं। मैं तुझे जैसे बताया फॉर एग्जांपल कि जो हरदीप सिंह पुरी हैं, जो करंटली जो मिनिस्टर है हाउसिंग अफेयर्स के, वो लोक राज्यसभा से हैं। जो तुम्हारे नितिन गडकरी जी हैं वो राज्यसभा से हैं, जो इसके मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, तो रोड एंड हाईवे के, ठीक है। जो तुम्हारे ये हैं सिंधिया जी, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, वो राज्यसभा से हैं। अब वो राज्यसभा से कहाँ से आए? एमपी से। तो मैंने बताया था कि राज्यसभा में कैसे आते हैं, बताया था ना। तो जो एमपी की जो गवर्नमेंट थी, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, जो शिवराज सिंह की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने जो एमएलए से सबको बोला कि तुम वोट करोगे इसको, सिंधिया जी को। सिंधिया जी ऐसे करके राज्यसभा में आ गए एमपी की तरफ से, ठीक है। अब वो फिर वो बाद में मिनिस्टर बन गए एविएशन के, ठीक है। देखो, अगर सी पीएम बोले कि सर मेरे को डिसॉल्व करनी है, तो पीएम डिसॉल्व कर देगा। पर प्रेसिडेंट के पास खुद पावर नहीं होती डिसॉल्व करने की, उसको पहले कंफर्मेशन चाहिए कि भाई मेरे पास, देखो, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है डिसॉल्व करने की, बट वो डिसॉल्व तभी कर सकता है जब उसको पता लगे कि जो पीएम है वो अपनी मेजोरिटी लूज कर चुका है, या उसने खुद बोल दे कि सर मेरे को अभी आगे कंटिन्यू नहीं करना, डिसॉल्व कर दो। देन ओनली प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। अगर प्रेसिडेंट बिना पीएम की बात करे या बिना लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुए डिसॉल्व कर देता है, तो ये चली जाएगी चीज हाई सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि वापस उठ के सारे लोग आ जाओ, ये चीज गैर गैर कानूनी या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं है, ठीक है।
कंट्रोल ऑफ द कैबिनेट, दोनों मिलकर कैबिनेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कि कैबिनेट कैसे काम करेगी, कैबिनेट के बारे में मैंने अच्छे से बता रखा है एग्जीक्यूटिव के अंदर। ठीक है, क्रिटिज्म, कैबिनेट का क्रिटिसिज्म यही है कि वो अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, पढ़ लेना, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, अपने जो मन चाहे वो काम करते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लॉकडाउन लगाना पीएम किसकी पावर, लॉकडाउन लगाना पीएम किस टाइप की पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर। जो काम तुम बिना लॉ पास के कर सकते हो दैट इज योर एग्जीक्यूटिव पावर। कोई लॉ पास होता है लॉकडाउन लगाने के लिए, मोदी जी आ गए शाम को, उन्होंने बोला कि चलो लॉकडाउन आज से। ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल, जितना पैसा लेफ्ट राइट आ रहा है, तो ये फाइनेंशियल के अंदर आ रहा है कि किस किस स्कीम को कितना पैसा देना है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, तुम्हें मैंने बता दिया कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, कि जो भी स्पीकर जिस बिल को बोल दे कि ऑर्डिनरी बिल है, या फिर जो भी बिल मनी बिल नहीं है, वो चीज ऑर्डिनरी बिल होती है। ठीक है, वो लोकसभा और राज्यसभा, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में भी आ सकता है। ठीक है, नॉर्मल बिल राज्यसभा में भी आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है। बट जो मनी बिल होता है, याद रखना हमेशा, मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही आएगा। क्योंकि मनी बिल कौन बताएगा? स्पीकर बताएगा, कि स्पीकर बताएगा मनी बिल है, चेयरमैन तो बता नहीं सकते कि मनी बिल है कि नहीं, तो स्पीकर बताएगा। इसलिए अगर मनी बिल आएगा तो पहले लोकसभा में आएगा, देन वो पास होकर राज्यसभा में जाएगा। बाकी जो नॉर्मल बिल है, जैसे कि जे एंड के का जो बिल था, पहले राज्यसभा में लेके आए, राज्यसभा में उसको पास कराया, देन उसके बाद लोकसभा में लेके आए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बहुत सारे बिल ऐसे हैं, जो तुम्हारा ईडब्ल्यूएस का बिल था, ईडब्ल्यूएस का बिल को पहले राज्यसभा में पास कराया, देन उसके बाद लोकसभा में पास कराया। ठीक है, तो बिल कोई सा भी हो, दोनों हाउस में सकता है, पर अगर मनी बिल हो तो पहले से लोकसभा में जाएगा। ठीक है, मनी बिल भाई, जो चीज मनी बिल नहीं है वो फाइनेंस, अगर कोई चीज मनी बिल नहीं है, फाइनेंशियल बिल है। ठीक है, मनी बिल में जहां पैसा निकल रहा है, बट वो मनी बिल के प्रोविजन में नहीं आ रहा, दैट इज ए फाइनेंशियल बिल। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम्हें टैक्स लगाना है कहीं पे, बट वो टैक्स यूनियन टैक्स नहीं है, तुम्हें सेस लगाना है। ठीक है, या तुम्हें कोई स्टेट में टैक्स लगाना है, तो दैट इज ए फाइनेंशियल बिल। क्योंकि मनी बिल सिर्फ बात करता है यूनियन टैक्स के बारे में, ठीक है, या सेस के बारे में। बट जहाँ स्टेट के बारे में बात करता है वो मनी बिल नहीं है। दैट्स वाई जो भी बिल पैसे की लेन देन की बात करे बट मनी बिल के प्रोविजन में ना आए, दैट इज योर फाइनेंशियल बिल। ठीक है, ऐसे समझ लो, फाइनेंशियल बिल भी दो टाइप के होते हैं, टाइप ए टाइप बी। तो इतना मत पढ़ो अभी, यूपीएससी करोगे उस टाइम पढ़ लेना, या जब कभी जुडिशरी होगे तब पढ़ना, अभी इस पढ़ने की जरूरत नहीं कि फाइनेंशियल बिल किस टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के बोलने से लोकसभा राज्यसभा के पास से केवल 4 दिन के लिए लेके जाएगा, हाँ हाँ, 14 डेज के अंदर उनको फिर वापस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट की रिक्वायर्ड होती है, पर नॉर्मल बिल के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नॉट रिक्वायर्ड, ये तुम्हें मैंने बता रखा है। सिर्फ मनी बिल के अंदर ही प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, कोई और बिल के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है। सिर्फ एक जगह और चाहिए होती है प्रेसिडेंट जब बोलता है, जब तुम्हें स्टेट को बाइफरकेट करना हो, स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो, स्टेट का नाम चेंज करना हो, तब प्रेसिडेंट दोबारा लिख के भेजता है कि तुम्हें ये काम करना है। ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ प्रेसिडेंट की पहले प्रेसिडेंट चीजें भेजता है, इसके अलावा कहीं नहीं भेजता। ठीक है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस बता रखा है मैंने, 108 में दे रखा है। चीज दोबारा हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं कि सिर्फ वो बिल ऐसा बिल होता है, ठीक है, जहां पे जो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अलावा कोई भी बिल अगर लोकसभा पास करी, राज्यसभा पास नहीं करी, राज्यसभा पास करी, लोकसभा पास नहीं कर रही, तो वहां पे जॉइंट सिटिंग होती है। और कौन प्रिसाइड करेगा? याद रखना, स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो कोई और बंदा। सिर्फ लोकसभा के जो स्पीकर बनने के लायक है वही लोग इसको प्रिसाइड करते हैं। तो लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो मैंने बताया 10 बंदे होते हैं जो स्पीकर लिस्ट में, वो उनमें से कोई भी एक बंदा। बट बंदा कौन होगा? लोकसभा का स्पीकर बनने वाला एक वाला बंदा ही हो। ठीक है, डेडलॉक, इसमें हमेशा लोकसभा ही जीतती है, क्योंकि लोकसभा की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। ठीक है, पता है, अगर एक पास हो जाए दूसरे में फेल हो जाए। ठीक है, अगर कोई दूसरे अमेंडमेंट करी, लोकसभा बोलती है कि मैंने बिल पास कर दिया, राज्यसभा बोलती है नहीं, तुमने इसके अंदर तुम्हें 50 के अंदर 100 करना पड़ेगा, लोकसभा मानने से मना कर देती है, दोबारा उठ के बैठ जाएंगे, ज्वाइंट सेशन होगा। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सीएए और मनी बिल, इन दो में नहीं हो सकता। ठीक है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, मनी बिल में कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कभी नहीं आएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट की एसेंट 111 बता रखी है, बता दिया था मैंने उस दिन, वीटो पावर कौन कौन सी होती है, करे ना करे। डेडलॉक यही तो होता है कि लोकसभा ने कोई बिल पास करा,
राज्यसभा, जैसे कि वो बिल था इसका पोटा वाला, प्रिवेंशन टेररिज्म है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने बोला नहीं यार बहुत बेकार बिल है, हम ही नहीं मानते। तो डेड लॉक हो गया कि यार एक तो पास कर रहा है एक पास नहीं कर रहा, अब क्या करें भाई। तो जॉइंट सीटिंग करा दी दोनों ने। एक बार दोबारा ऐसा हुआ, उस टाइम राज्यसभा ने पास करा पर लोकसभा ने पास करने से मना कर दिया, दोबारा सीटिंग हो गई कि भाई अब तो या तुम पास, क्योंकि जहाँ पे देखो +1 हो जाए और -1 हो जाए, वहां पे बात जीरो आती है, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, या तो दोनों को +1 करना पड़ेगा या दोनों को -1 करना पड़ेगा। ठीक है, पर ये +1 -1 वाला सीन नहीं चल सकता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं होती। मोशंस के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, मनी बिल बता दिया मैंने क्या होता है। ठीक है, 110 में दे रखा है। ठीक है, अगर वो गई इम्पोजिशन, एबोलिशन, अल्टरकेशन, रेगुलेशन ऑफ कोई भी टैक्स, तो तुम्हें मैंने बताया कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा बाय मेंबर हैविंग मिनिस्टर पोर्टफोलियो, और सिर्फ मिनिस्टर ही लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्टर ही लेके आएगी। ठीक है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही आएगा। ठीक है, उसमें लोकसभा के स्पीकर की रिकमेंडेशन चाहिए, मनी बिल है तो मनी बिल रहेगा। ठीक है, ये बात बता रखी है मैंने। 3 ही तो है, जेसी हुई है, सीए कहाँ से आ गया। अरे तो बता सी मैंने, सीए में कभी नहीं आएगा। सीए के अंदर दोनों बिल पास हुए थे, लोकसभा ने पास किया था, राज्यसभा ने पास किया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, फाइनेंशियल बिल, जो चीज बताए 110 के अंदर है ये भी। बट जो चीज मनी बिल नहीं है दैट इज योर फाइनेंशियल बिल। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर टैक्सेशन इज ए फाइनेंशियल बिल। डेडलॉक बता दिया ना मैंने, डेडलॉक वही होता है जहां एक हाउस ने पास कर दिया एक हाउस ने पास नहीं करा, दैट इज योर डेडलॉक। ठीक है, ये देखो, फाइनेंशियल बिल का पार्ट ही एक मनी बिल होता है। ठीक है, डिस्टिंक्शन ज्यादा कुछ नहीं होती, बस वो 110 में जो 10 चीजें लिख रखी है ना, उन्हीं से होता है। ठीक है, और जो उन 10 चीजों को छोड़ के जितने बिल होंगे दैट इज योर फाइनेंशियल बिल। ठीक है, बजट्स, बजट के बारे में सुना होगा, अरे भाई मोदी जी बजट लेके आ रहे हैं। ठीक है, 112 के अंदर होता है। बजट क्या होता है, हर साल आता है, कब आता है, तुम्हारे बजट सेशन में, फरवरी और मार्च के अंदर। ठीक है, वो सारी स्टेटमेंट वो होती है जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन तीनों में जब पैसे की लेना देना या आना जाना होता है दैट इज योर, हाँ एन, याद रखने की बात, सही बोला इसने। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा, नवनीत। हाँ, हमारे पास बजट नाम में कोई चीज नहीं होती, हम उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, बजट हमारे पास कहीं लिखा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी होती है। ठीक है, थैंक्स नवनीत। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फंड है, कंटेंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट फंड, इन तीनों से पैसा निकालने के लिए स्टेटमेंट आती है बस। ठीक है, इन तीनों तुम्हें पैसा निकालना है तो बजट आएगा। ठीक है, डिमांड ऑफ ग्रांट, जहां भी तुम्हें किसी भी चीज के लिए पैसा निकालना है उसको डिमांड ऑफ ग्रांट बोलते हैं। ठीक है, स्पेंडिंग पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, किसी मिनिस्ट्री को पैसा देना है, किसी स्कीम में पैसा देना है, तो दैट इज डिमांड ऑफ ग्रांट। ठीक है, और और ये डिमांड ऑफ ग्रांट जो होगा वो तुम्हारा या तो कंसिडर्ड फंड ऑफ इंडिया से निकलेगा, या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकलेगा, या पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया से निकलेगा, या तो ये मनी बिल होगा या ये फाइनेंशियल बिल होगा। ठीक है, बस सीधी बात, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आएगा नहीं, बस पता होना चाहिए। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल, जो कोई पूछ रहा था मेरे से, ये वही होता है किसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट्स। ठीक है, इस बार को छोड़ दो, इतना इतना ये आएगा नहीं। ठीक है, जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इतना भी नहीं आएगा। फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर इनकी या अगर कोई तुमसे पूछे ना, एक क्वेश्चन बहुत 3 4 बार रिपीट हो चुका है कि फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, तो याद रखना पार्लियामेंट ही हमेशा फाइनेंशियल कंट्रोल्स को करता है। फाइनेंस मिनिस्टर मत कर देना, ये क्वेश्चन आ रखा है 2016 17 18 में कि हु कंट्रोल्स द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द यूनियन और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो पार्लियामेंट करके आना। ठीक है, हाँ, अप्रोप्रिएशन बिल इज अ टाइप ऑफ मनी बिल, सारे बिल मनी बिल ही होते हैं जब तुम्हें पैसा निकालने की बात आती है। ठीक है, स्पेसिफिकली एक दो जगह पे कंटिजेंसी बनता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज, हमारे पास दो टाइप की कमिटीज होती है, दैट इज योर स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। जो कमेटी हमेशा रहती है दैट इज योर स्टैंडिंग कमेटी, और जो कमेटी सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनती है दैट इज योर एडहॉक कमेटी। फॉर एग्जांपल सीएए के ऊपर कोई कमेटी बनानी है हमें, दैट इज योर एडहॉक कमेटी, क्योंकि वो जैसे सीए का बिल पास होगा या रिजेक्ट होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी वो कमेटी होती है जो हमेशा रहती है, फॉर एग्जांपल पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, दीज कमिटीज आर ऑलवेज देयर सिंस द इंसेप्शन ऑफ 1950 कॉन्स्टिट्यूशन से, तब तक ये हमेशा रही है। ठीक है, समझ गए, स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी का एग्जांपल मैं तुम्हें दे दिया है। ठीक है,
एडॉक कमेटी कोई भी कमेटी होती है जो सिर्फ एक पर्पस के लिए बनी हो, ठीक है। लैंग्वेज, पार्लियामेंट में हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज है बस, ठीक है। स्वरण सिंह कमेटी, या स्वरण सिंह कमेटी इज एडॉक कमेटी, हाँ, जैसी वो बनी, फंडामेंटल ड्यूटीज आई, उसके बाद वो कमेटी ऑटोमेटिकली बंद हो गई, दैट इज टाइप ऑफ ए एडॉक कमेटी, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको, ठीक है। बट जो एडॉक कमेटीज होती है ना, जनरली दे आर मेड फॉर द पर्पज ऑफ पार्लियामेंट्री बिल, मैक्सिमम टाइम। जब पार्लियामेंट में बिल आया तो उस बिल को पढ़ने के लिए कमेटी बनती है जनरली, ठीक है। स्वरण सिंह कमेटी ने पहले कभी बनाई होगी, ठीक है, उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन के बेस पे बिल आया होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। सो हाँ, इस टाइप ऑफ एडॉक बिल, जैसे ही वो कमेटी काम हुई हुआ, वो कमेटी टूट गई, ठीक है। 343 जाति ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। डिस्कशन, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसका मतलब यही है कि जो लेजिस्लेशन की जो कोई भी, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कभी इसकी बात नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट की, और ना, सॉरी, कभी बीच में टांग नहीं अड़ाएगा लेजिस्लेशन के काम में, ठीक है। दैट इज योर सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो डिस्कस भी, कोई भी अगर चीज पार्लियामेंट में हो रही है ना, उस चीज को डिस्कस नहीं कर सकते, ना सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। और सेम चीज अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई काम हो रहा है, तो पार्लियामेंट कभी डिस्कस नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है। ओके, सो इट्स ऑलवेज सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। कोर्ट कभी भी प्रोसीडिंग्स पे पार्लियामेंट की नहीं कर सकता। हाँ, आर्टिकल 50, दैट इज योर डीपीएसपी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। पूछ ले तो, हु गेव द वर्ड सेपरेशन ऑफ पावर, इज योर मॉन्टेस्क्यू। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, एग्जैक्टली, बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स, एग्जैक्टली अक्षिता। बिकॉज जितने मनी बिल होते हैं फाइनेंशियल बिल ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, बट फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल हमेशा नहीं होते, बिकॉज अगर सारे फाइनेंशियल बिल्स को तुम मनी बिल कर दोगे तो स्पीकर हमेशा उनको पास करवाता रहेगा, दैट्स वाई कुछ फाइनेंस, कुछ पावर्स को ऐसा रखा गया है, ठीक है। कैन यू स्पेल हिज नेम? इट्स कॉल्ड मॉन्टेस्क्यू। यार उसकी स्पेलिंग नहीं पता यार, इंडियन, पढ़ लेना, ये देख लेना गूगल करके। यस, डबल एस क्यू यू आई, मॉन्टेस्क्यू, देख लेना है, ठीक है। एग्जैक्टली मेरे को भी नाम की स्पेलिंग याद नहीं, मॉन्टेस्क्यू बोलते हैं उसको, ठीक है। ना, नहीं कर सकता। हाँ, मॉन्टेस्क्यू और उसने लिखा है, बट इसकी स्पेलिंग थोड़ी और चेंज होगी, ठीक है, देख लेना एक बार, ठीक है। नहीं, नहीं कर सकता, कोर्ट नहीं कर सकता, ठीक। गूगल कर लेना यार एक बार, ठीक है। सीएजी मैंने बता दिया था, उसकी पावर से मैंने बता दी थी, ठीक है। सेम ही चीज है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, कि जो सीएजी, जो काम, जो भी पार्लियामेंट काम करेगा, जो भी फाइनेंशियल बिल पास होगा, वो सारा काम सीएजी देखेगा बस, ठीक है। यही चीज थी, इसलिए सीएजी मैंने बाद में रखा था। और तुमने सीएजी पहले पढ़ लिया, तो अब रिलेट कर लेना एक दूसरे से, ठीक है। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कुछ, एडजर्नमेंट, मैंने क्या बताया, सिटिंग ऑफ द हाउस। आज नहीं, बहुत टाइम पास कर लिया, कल बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट। प्रोगेशन, 2 महीने हो गए, करते करते थक गए हैं, अब 2 महीने बाद दोबारा बैठाएंगे, दैट इज प्रोगेशन, ठीक है। और डिसोल्यूशन, कि भाई 5 साल पूरे हो गए, चलो चलते हैं, दैट इज डिसोल्यूशन, ठीक है। नाउ क्योरम, ये क्वेश्चन आया था पहले कि कितने बंदे मिनिमम बैठने चाहिए पार्लियामेंट में, तो याद रखना हमेशा 1/10 हमेशा होता है। तो 55 बंदे, अगर लोकसभा में कोई भी बिल पास लेके आने, लोकसभा में कोई बात करनी है, तो 55 बंदे लोकसभा में बैठे होने चाहिए, और 25 बंदे राज्यसभा में, क्योंकि 250/10 और 550/10, ठीक है। विदाउट, हाँ, 1/10 इज कॉल्ड क्योरम, ठीक है, कितने बंदे बैठेंगे कितने नहीं बैठेंगे, ठीक है। समनिंग, प्रेसिडेंट हमेशा बुलाता है हाउस को कि आ जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया आने के लिए, ठीक है। 85 सेशन बता रखे हैं, ठीक है। सेशन हमेशा गवर्नमेंट कन्वीन करती है कि चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कन्वीन गवर्नमेंट करती है, बुलाता पार्लियामेंट है, कि गवर्नमेंट बोलेगी सर टाइम हो गया बुलाने का, तो हम कन्वीन कर रहे हैं इस तारीख से, बट नोटिफिकेशन हमेशा प्रेसिडेंट निकालेगा, ठीक है। सेशन 3 टाइप के होते हैं, मैंने बता दिया तुम्हें, विंटर सेशन, मानसून सेशन एंड बजट सेशन, ठीक है। काउंसिल, बता दिया था मैंने उस दिन भी, 6 के पास है, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही काउंसिल के अंदर एक एमएलए होते हैं और एक एमएलसी होते हैं, ठीक है। ठीक है, कंपोजिशन 171 के अंदर दे रखी है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है। इसे कंटिन्यूइंग चैम्बर, जैसे लोकसभा कभी, राज्यसभा कभी खत्म नहीं होता, वैसे ही लोकसभा, सॉरी, वैसे ही एमएलसी कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। वो भी, उसकी भी 6 साल होती है, और 1/3 लोग हमेशा 2 साल में रिटायर होते हैं, जैसे राज्यसभा में रिटायर होते हैं, इसमें भी रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा की तरह होती है, ठीक है। तो ये था पार्लियामेंट, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं था इसके अंदर, नॉर्मल था,
एक बार ये देख लेते हैं फटाफट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, आज खत्म ही कर लेते हैं 15-20 मिनट के अंदर ही सारा। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं, इनको याद कर लेना। हाँ नहीं, अगर उसको एमएलसी नहीं मिलती तो दूसरी पार्टी नहीं आएगी, सिर्फ ममता बनर्जी वापस जाएंगे, ठीक है। मोशन ऑफ द पार्लियामेंट, मोशंस यार, एक काम करते हैं, मैं आता हूँ अभी ना, पहले एक बार तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट वाली क्लास खत्म हो जाने दो, उसके बाद मोशंस कर लेंगे, ठीक है। जो चीज़ बचेगी ना वो नेक्स्ट, वो बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें बाकी चीज़ें पढ़ना जरूरी है पहले। मोशंस पेपर में आते नहीं है। 3 टाइप के मोशन होते हैं, कट मोशन हो गया, ठीक है, गुलिंटिन मोशन हो गया, ये 2-3 मोशन है। किसी दिन एक छोटी सी क्लास लेके बता दो, ठीक है। पेपर में आते नहीं, पर तुम पूछो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। 124 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। 125 ये बोलता है, 125 ये बोलता है कि सैलरीज एंड एक्सेट्रा जजेस की सारी 125 में लिख रखा है कहाँ से आएंगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। 126 ये बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो कौन आएगा, ठीक है। 127 एडॉक जजेस, अगर जजेस कम है तो एक्स्ट्रा जजेस को लेके आना। 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज सिटिंग सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई बंदा रिटायर हो गया है तो उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कैसे लेके आए, 128। 129 सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी बात बोलेगा वो बात हर कोर्ट को माननी पड़ेगी, और जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस होंगे वो सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे, मतलब उनको रखा जाएगा, ठीक है। 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ पे होगी, ये सब चीजें, हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, याद कर लेना, पूछ लेते हैं कौन सा आर्टिकल में क्या चीज लिख रखी है, ठीक है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आर्टिकल्स अलग लिखे। 131 ए, ये पहले 131 ये होता था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा कि आर्टिकल 13 के अंदर की कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कोई अल्ट्रा वायरस है कि नहीं, बट ये चीज हटा दी, अब हाई कोर्ट भी सुन सकता है, ठीक है। 132 अपेलेट जुडिक्शन के बारे में बता रखा है, अपेलेट जुडिक्शन क्या होता है, ठीक है। 133 बता रखी है सुप्रीम कोर्ट सिविल की, ठीक है। 132 बताता है कि हाई कोर्ट से कौन कौन सी अपील आएंगी, ठीक है। 133 ये बोलता है कि सिविल मैटर्स की अपील आएंगी, और 134 बोलता है क्रिमिनल मैटर्स की अपील आएंगी, बताऊंगा अपीलेट क्या होता है, ठीक है। हाई कोर्ट के मत करो, सुप्रीम कोर्ट के कर लो, हाई कोर्ट इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाई कोर्ट में सीन ये है कि हाई कोर्ट के अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट की एक्ट है, ठीक है। वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट एक्ट अलग है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एक्ट अलग है, दिल्ली हाई कोर्ट की एक्ट अलग है, तो हर एक के अलग अलग एक्ट है, ठीक है, 25 एक्ट है ऐसे। और सुप्रीम कोर्ट की कोई एक्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट से हमेशा पूछ लेते हैं सीधा सीधा। 134 है सर्टिफिकेट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट की, किस टाइप कैसे अपील करेंगे, ठीक है। 135 फेडरल कोर्ट, ऐसी कौन कौन सी पावर्स हैं जो कि फेडरल कोर्ट करेगा, जो कि मतलब पहले फेडरल कोर्ट करता था, अब सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। 135 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 136 सबसे इंपॉर्टेंट है, एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन, रट लेना, एसएलपी बताऊंगा क्या होता है बाद में, ठीक है। 137 जजमेंट को रिव्यू करना, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रिव्यू कर सकता है अंडर 137, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन आता है कि बाय अपील बाय सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिव्यूड बाय, आंसर इज सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई पूछे आर्टिकल कौन सा, 137। 138 अगर जुडिक्शन को एनलार्ज करता है सुप्रीम कोर्ट की, कि आपसे तुम सिर्फ और इंडिया के नहीं, यहाँ तक कि कश्मीर सॉरी इस पे नेपाल की भी बात, नेपाल का भी केस लॉ उसको इंटरप्रेट करोगे, तो ये कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है अंडर आर्टिकल 138, ठीक है। 139 इफ रिट्स को इशू करना, बताई थी मैंने तुम्हें उस टाइम 5 टाइप की रिट्स होती है, आर्टिकल 32 वाली, याद है, ठीक है। तो ये पावर किस किस आर्टिकल ने दे रखी है, 139 ने दे रखी है। एक्साइजेबल किसके अंदर है, 32 के अंदर, ठीक है। 139 है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे हैं जो केस कोर्ट अपने पास खुद ले लेता है। 140 कुछ पावर सुप्रीम कोर्ट की नॉट इम्पोर्टेंट। 141 सबसे इंपॉर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी बात बोलेगा वो सबके लिए वैलिड होगा, ठीक है। एंड 142 इज योर एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एज टू डिस्कवरी, मीन्स अगर कोई चीज होंगी जो डिक्रीज, जो मतलब कोई भी डिसीजंस होंगे या ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के, वो सबके सब एनफोर्सेबल होंगे, ठीक है। 143 जिसको तुम बोलते हो एडवाइस जुडिक्शन, सुप्रीम पार्लियामेंट का पूछना, ठीक है। सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज कैसे काम करेंगी सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ। 144 है, ठीक है, डिस्पोजेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये था पहले कि कोई अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को लेके, पहले कैसे करना, भी रिपील हो गया, ठीक है। 145 रूल्स ऑफ कोर्ट। 146 ऑफिसर ऑफ सर्वेंट, इनकी जो एक्सपेंसेस होगा वो कहाँ से आएंगे, CFI, ठीक है। एंड लास्ट इज इंटरप्रिटेशन,
कि कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करेगा चीजों को, ठीक है। सेकंड, अनुष्का अनुशिका, नेक्स्ट क्लास कब है? 7 है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। 7 7 ठीक है। हो गया 15 मिनट्स और हम इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस में आएगा सर? इसमें आएगा। आ गया। हाँ, जो मैं तो बताया था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में, इसमें आएगा 129 के अंदर कंटेम्प्ट, ठीक है। बट कंटेम्प्ट की खुद की एक्ट है, कंटेम्प्ट एक्ट, ठीक है, तो ये चीज दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। 129 के अंदर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट बात बोलेगा वो चीज रिकॉर्ड होगी, और अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो कंटेम्प्ट लग जाएगा, ठीक है। दैट इज कंटेम्प्ट। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हायर जुडिशियल एक्ट होता है, ठीक है, और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, मतलब इसके अगर तुमने अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तुम्हारी बात सुने, तो इसके अलावा हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी सुने, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है। पावर जुडिशियल रिव्यू बता रखी है आर्टिकल 30। सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, थ्री टायर स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, याद करो। जो वो था, प्यूरिटी पिटीशन, यार वो एक्ट के अंदर है, वो सुप्रीम कोर्ट एक्ट में है। मैंने क्या बोला, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखते। तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट भी है 2013 की, ये चीजें उनके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट भी, प्रेसिडेंट सुन ही नहीं सकता यार। प्रेसिडेंट सिर्फ एक चीज सुनेगा, वो है तुम्हारी मर्सी पिटीशन। बट अगर सिविल केस हो कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए का, तुमने कोई घर बनाया था, घर तोड़ दिया किसी ने, तो उसको लेकर थोड़ी ना प्रेसिडेंट के पास जाओगे, सर मर्सी पिटीशन लगा दो, 1 करोड़ रुपए मेरे को दे दो या मेरा घर बनवा दो। तो वो सिर्फ क्रिमिनल केस में एप्लीकेबल होगी ना, सिविल केस तो ये थोड़ी ना सुनेगा तुम्हारी बात, ठीक है। तो इसलिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। हिस्ट्री 113 तुम्हें याद होगा, तो मैं पढ़ाया था, ठीक है। मद्रास बॉम्बे में उस टाइम पे किंग जॉर्ज थे, 3 थे, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट मद्रास बॉम्बे में भी था, कलकत्ता में भी था। एसएलपी आएगा भी, रुक जा बता रहा हूँ, ठीक है। जो सबसे पहली एक्ट थी हाई कोर्ट की, वो 1861 में आई थी, उससे 3 कोर्ट बने थे, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। समझ गए, उस टाइम पे सिर्फ 3 ही हाई कोर्ट होते थे, वो ये 3 थे सिर्फ, तो इसलिए एक एक्ट बनाई थी, हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, इसके थ्रू सिर्फ 3 कोर्ट बने थे। फिर बाद में इसी एक्ट को अमेंड करके 25 कोर्ट बना दिए, ठीक है। ये चीज थोड़ी थोड़ी सी वही सेम चीज है, इंपॉर्टेंट नहीं इतनी कोई। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, 124 से 147 हमने एक एक आर्टिकल देख लिया है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल है? 124, सॉरी 124 सबसे पहला आर्टिकल है, देयर विल बी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये रहा 124 1 में ही है, ठीक है। और सीजे सबसे हेड करेगा उसको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ बिल ऑफ 2019, ये वही बिल था जिसने तुम्हारे 31 से 34 बंदे कर दिए थे, इंक्लूडिंग सीजीआई, ठीक है। अगर कोई और, अगर तुम्हें इस 31 से 35, 34 से तुम्हें 40 करना है, तो तुम इसी बिल को अमेंड करोगे, ठीक है, तो इस 40 हो जाएंगे। और तुम्हें पता है बिल को अमेंड करने के लिए कुछ नहीं करना, हाफ मेजोरिटी, ठीक है। सारा बताऊंगा, रुक जाओ यार। पार्लियामेंट करती है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि जो सीट होगी सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ दिल्ली में होगी, ठीक है। इसके अलावा वो सीजीआई को अपॉइंट करता है कि वो पूछ सकता है कि कहीं और भी सीट हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि दिल्ली में तो सीट होगी होगी, इसके अलावा भी अगर तुम चाहते हो कहीं और सीट हो तुम कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, नोट, ठीक है। पर उसके लिए चीफ जस्टिस को, प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा एक दूसरे से, ठीक है। अपॉइंटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज सारे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, याद रखना, ठीक है। और सीजीआई भी कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। और जितने भी और बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जब जो कॉलेजियम के बेसिस पे आते हैं, ठीक है। नोट आर्टिकल अंडर विच एक्ट इन विच ईयर। नहीं, ऐसा कोई एक्ट नहीं है। 1935 एक्ट के अंदर बोला था कि देयर विल बी ए फेडरल कोर्ट, 1935 एक्ट। उसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑटोमेटिकली बता दिया कि 124 के अंदर के हमारे पास होगा, ठीक है। पहले चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट होती थी, वो कुछ भी हो जाती थी, ठीक है। तो पहले एएन रे को बना दिया, तुम्हें बता था मैं 1973 के अंदर की इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, कि हेबस कोपस केस, तुम्हें याद होगा, हेबस कोपस कौन सी रिट होती है, कि जो शुक्ला वाला केस, याद करो शुक्ला वाला केस। शुक्ला वाला केस में क्या था? शुक्ला वाला केस के अंदर सब लोगों ने हाँ करी, बट एक जज ने मना कर दिया, जस्टिस खुराना ने। खुराना को सीजेआई बनना था, पर उनको नहीं, हाँ, एमडीडब्ल्यू वर्सेस शिवकांत शुक्ला,
ठीक है, तू प्रोड्यूसर बॉडी, वेरी गुड, मतलब पढ़ के आ रहे हो सारे लोग। तो उस टाइम पे मना कर दिया था, ठीक है। तो जिस बंदे ने मना करा था कि सर ये चीज गलत है, वो थे जस्टिस खुराना, उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो उसके बदले एएन रे को जज बना दिया। तो ये चीज होती रही है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से किसी को भी चीफ जस्टिस बना देती थी। तो उसके बाद सीन ये हुआ कि उसके बाद 3 केसेस हुए, ठीक है। तो उस केसेस के अंदर पहला था, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था, वो सेकंड जज केस था 1993 के अंदर। ये क्वेश्चन आते हैं, हाँ, सुपरसीडिंग 3 जजेस। तो 1993 में केस हुआ था कि उसने बोला जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही हमेशा चीफ जस्टिस बनेगा। तो याद रखना, अगर कोई तुमसे पूछे किस केस के अंदर ये लाइन लिख रखी है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो चीफ सबसे टॉप और सबसे सीनियर मोस्ट होगा वही सीजे बनेगा, सेकंड जज केस, ठीक है। ओके। फर्स्ट जज का केस ये था कि कंसल्टेशन हमेशा सिर्फ, जरूरी नहीं होगा सिर्फ अप्लाई करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, मतलब अगर तुम्हें किसी को जज बनाना है तो सिर्फ कंसल्टेशन है, वो सिर्फ एक सोच सकते हो कि हाँ हाँ ये बंदा ठीक है। सेकंड जज ने ये बोला था कि तुम्हें जो कंसल्टेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीजीआई बोलेगा सिर्फ वही तुम्हें करना पड़ेगा। और थर्ड केस में सीधा बोल दिया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको कंसल्टेशन चाहिए होगा प्लोरेटिव जजेस, मतलब एटलीस्ट 4, तो 1+4, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे कॉलेजियम सिस्टम कहाँ से आया, तो थर्ड जज केस से आया, ठीक है। और तुमसे कोई पूछे कि सीनियर मोस्ट जज कहाँ बनेगा, वो सेकंड से आया, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो कॉलेजियम कहाँ से उठ के आया, कॉलेजियम सीनियर मोस्ट 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस सीजीआई। तुम मेरे से पूछ रहे थे ना कि कॉलेजियम क्या होता है, कॉलेजियम ये होता है कि चीफ जस्टिस के अलावा जो शुरू के 4 टॉप जज हैं उनको जब तुम ऐड करोगे ना, दैट विल बी योर कॉलेजियम। तो ये 5 बंदे चूज करेंगे कौन कौन बंदा जज बनेगा और कौन कौन बंदा जज नहीं बनेगा, कौन बंदा किस हाई कोर्ट से किधर जाएगा, कौन बंदा चीफ जस्टिस बनेगा किस हाई कोर्ट का। ये सारे काम ये सिर्फ ये 5 बंदे करते हैं, ठीक है। दिस इज योर कॉलेजियम, ठीक है। ये रहा 3 जजेस केस, समझ गया विदाउट। हाई कोर्ट के भी, हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा, कॉलेजियम। हाई कोर्ट में कौन चीफ जस्टिस बनेगा, कॉलेजियम। कौन सा हाई कोर्ट का जज उठ के केरला से गोवा जाएगा, कॉलेजियम। सारा काम सुप्रीम, एक काम करना, गूगल पे जाना, गूगल पे ना एक चीज लिखना कॉलेजियम रेजोल्यूशन गूगल पे, तुम्हें सीधा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट मिलेगी, उसमें सारे के सारे ये सारे काम यही हो रखे हैं कि कौन सा जज किधर जाएगा, क्या क्या होगा, वो सारा कुछ बता रखा है उसके अंदर, ठीक है। एनजेसी नाइन जो था 99, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था कॉलेजियम, कॉलेजियम नहीं, कि कॉलेजियम जो होगा वही काम करेगा, एनजेएसी काम नहीं करेगा, हेंस 98th वाज स्ट्रक डाउन। इसका काम ये था एनजेएसी का कि जो जजेस होंगे ना वो गवर्नमेंट और जज दोनों मिलके बनाएंगे, बट जज ने ये बोला कि नहीं, ये सारा काम सिर्फ हम ही करेंगे ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बनी रहे, हेंस बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा था तो इसलिए स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। दिस इज योर एनजेएसी। हाँ दे दूंगा मैं, ठीक है। एससी और एससी कॉलेजियम सेम होता है नहीं, कॉलेजियम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का होता है, ये मत कर देना गलती से भी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फैसला लेती है कि हाई कोर्ट का कौन जज कहाँ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का कौन जज कहाँ जाएगा, कौन सुप्रीम कोर्ट जज बनेगा कौन हाई कोर्ट जज बनेगा, ये सिर्फ काम सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ही करता है। कॉलेजियम सिर्फ एग्जिस्ट ओनली इन सुप्रीम कोर्ट, नो एनीवेयर एल्स, ठीक है। क्वालिफिकेशन सुन लो, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या तो हाई कोर्ट जज होना चाहिए 5 साल के लिए, या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 10 साल के लिए, सॉरी एडवोकेट होना चाहिए। अगर वो हाई कोर्ट का जज रहा है 5 साल के लिए तो भी सीजीआई सोच सकता है लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज इंग्लिश, याद रखना सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इज ऑलवेज इंग्लिश, ठीक है। या फिर वो एडवोकेट रहे 10 साल के लिए, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आ रही है तो वो बंदा, तो वो उस बंदे के लिए सोच सकते हैं कि उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, ठीक है। या डिस्टिंग्विश जुरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। कोई एज नहीं बता रखी। अगर तुमसे व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, कोई नहीं है। 35 साल में तुम सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हो, 20 साल के अंदर भी, ठीक है। हाई कोर्ट में नहीं होता यार कॉलेजियम, बता रहा हूँ ना। कॉलेजियम इज ओनली अ सुप्रीम कोर्ट बेस्ड कॉलेजियम जो कि सारे अपॉइंटमेंट करता है। स्पेसिफिक कॉलेजियम इज वर्ड यूज फॉर द सुप्रीम कोर्ट और कहीं नहीं। हाँ, लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट की लैंग्वेज हमेशा याद रखना इंग्लिश होगी, बट हाई कोर्ट के अंदर एक ये पावर भी है कि अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट है तो उस स्टेट के जो ऑर्डर्स होंगे वो उस स्टेट के लैंग्वेज में भी पास होंगे, ठीक है। सो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट इज ऑलवेज इंग्लिश, बट अ लोकल लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो सीखनी पड़ेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें रिट भी फाइल करनी है तो सारा काम इंग्लिश में ही होगा, हिंदी होनी चाहिए। जब जब लॉयर बन जाओगे उसके बाद लड़ लेना इस चीज पे, ठीक है। ओथ, सारे सुप्रीम कोर्ट सीजे के ओथ हमेशा प्रेसिडेंट लेता है, ठीक है। टेनर, या तो 65 साल के लिए रहेंगे या
65 साल तक एज तक रहेंगे, ठीक है। अगर कोई बंदा 35 साल में बन गया तो वो 65 साल तक जज रह सकता है, 30 साल उसकी मर्जी है। 60 में हुआ है तो सिर्फ 5 साल के लिए रहेगा। 59 पे हुआ है तो 6 साल के लिए रहेगा, ठीक है। सिर्फ 5 साल के लिए, ठीक है। तो 65 इज मैक्सिमम एज, ठीक है। या पार्लियामेंट उसको चेंज करना चाहे तो कर सकती है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ 65 है। या वो रिजाइन कर दे, ठीक है। या प्रेसिडेंट उसको निकाल दे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में तुम्हें बता रखा है LS+RS 2/3 मेजोरिटी के साथ, ठीक है। रिमूवल सेम ही चीज है, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द वोटिंग कैप। और कंडीशन है प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी, या तो वो जज बनने लायक नहीं है या उसने कोई गलत काम करा है। सिर्फ दो ही चीजें। आज तक कोई जज इम्पीच नहीं हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जजेस इंक्वायरी एक्ट बताती है कि कैसे किसी जज को निकालना है, ठीक है। अलाउंसेस पार्लियामेंट बताती है, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस नहीं है, कहीं जा रखा है या फिर अपना काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। एडॉक जज, अगर जजेस की कमी है तो एडॉक जज बन सकते हैं। तो अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी जज को, हाई कोर्ट के बंदे को सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है, ठीक है। अगर जज कम है तो, ठीक है। बट उस बंदे की क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से मिलनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट अगर वो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा है तो चीफ जस्टिस उसको एडहोक जज लगा सकता है हाई कोर्ट के अंदर, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। या वो बंदा 10 साल प्रैक्टिस करके हाई कोर्ट का जज बन गया, देन भी बंदा उसको लगा सकता है, ठीक है। ठीक है। रिटायर्ड जज, कोई भी अगर रिटायर्ड हो, सीजीआई बोल सकता है रिटायर्ड जज को कि आ जाओ, वापस आ जाओ सर, हमें दोबारा चाहिए, ठीक है। बट उसको पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, सारी तरह कोर्ट सुनता है वो, ठीक है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन केस सुनता है, वो हमेशा सिर्फ 5 बंदों का होना चाहिए। इंडिपेंडेंस बता रखी है मैं तुम्हें, अपॉइंटमेंट सिक्योरिटी टेनर, ठीक है। पावर टू पनिश, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, फ्रीडम टू अपॉइंट जजेस, ठीक है। सेम ही चीज है जो तुम्हें मैंने उस टाइम पे बताया था, ठीक है। जुडिक्शन फटाफट देख लो एक बार, ठीक है। ओरिजिनल वो चीज होती है जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में तुम लेके जा सकते हो, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ठीक है। या सेंटर या स्टेट का कोई इशू हो, अगर मान लो आंध्र प्रदेश ने कर्नाटका पे केस कर दिया तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और कोई कोर्ट नहीं सुन सकता, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड, या फिर अगर सेंटर के ऊपर किसी स्टेट ने केस कर दिया, ठीक है, तो ये ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है, ठीक है। ये पढ़ लेना, एक्सक्लूसिव जुडिक्शन, ठीक है। किस किन केसेस में आएगी, इन 3 केसेस में होती है बस, ठीक है। एटलीस्ट 3 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट से आते ही आते हैं, क्योंकि सबसे अगर तुम लॉयर बनने वाले हो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं पता तो क्या करोगे, ठीक है। बस 5 मिनट में खत्म करना है इसको, फटाफट करो, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे कोर्ट नहीं सुनेगा तुम्हारी बात, ठीक है, वो ये केसेस है, ठीक है। ट्रीट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई ट्रीटी आई हो, ठीक है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, क्वेश्चन 2018 का ही है कि वेदर ए सुप्रीम कोर्ट कैन, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के केस कौन सुन सकता है, 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। बहुत लोगों ने इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट दिया था, नहीं है। इंटरस्टेट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को कोई नहीं सुन सकता, जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सुन सकता तो कोई और नहीं सुन सकता, ठीक है। फाइनेंस कमीशन है, कोई भी केस नहीं सुन सकता। एक्सपेंसेस जो सेंटर और स्टेट बताती है, ठीक है। कमर्शियल नेचर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, इसको इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं सुन सकता। डैमेज और रिकवरी अगेंस्ट स्टेट बाय सेंटर, ठीक है। ये 4 चीजें पढ़ लेना। रिट जुडिक्शन में तुम्हें बताया था, जो 5 होती है वही रिट है, ठीक है। कुछ चीजें प्रोहिबिटेड होती है ना यार, अगर हर चीज सुप्रीम कोर्ट सुनने लग जाए तो हर दिन अब कोर्ट बोलेगा कि यार तुम्हारे 5 रुपए नहीं है, तुमने 5 रुपए नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, तो ऐसा तो केस पेंडिंग में चलता चला जाएगा ना, दैट्स व्हाई। अपीलेट, जो भी चीज कौन सुनेगा, उसके लिए ट्रिब्यूनल बना रखे हैं मेरे भाई, हर चीज के ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है। कोई नहीं सुनता इंटरस्टेट का आंसर कोई नहीं सुनता, ठीक है। पार्लियामेंट नहीं सुनती, पार्लियामेंट क्यों सुनेगी, पार्लियामेंट ने ये बात खुद बोल रखी है कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट कोई नहीं सुनेगा, तुम पार्लियामेंट क्या सुन लेगी, ठीक है। अपीलेट, जो चीज उठ के आती है उसको अपील बोलते हैं। अगर कोई हाई कोर्ट से कोई भी चीज हाई कोर्ट से उठती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर, स्पेशली पिटीशन, ठीक है। कावेरी रिवर, हाँ। अगर हाई कोर्ट ने कोई चीज डिसाइड कर लिया कि तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, ठीक है, तो वो बंदा उठा के सीधा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में बाय वे ऑफ अपील जुडिक्शन अंडर क्रिमिनल मैटर, ठीक है। ओके। एडवाइजरी, प्रेसिडेंट कुछ बोले कि सर 143, ठीक है, ओपिनियन देना है। क्वेश्चन ऑफ लॉ, पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। या फ्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट कॉन्वेनेंट एंगेजमेंट सेंडर, इनके ऊपर अगर कोई चीज हो तो सुन सकता है। पर याद रखना, ऐसी मना भी कर सकते हैं कि मेरे को तुम्हारी बात नहीं सुननी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बता दिया मैंने तुम्हें, पावर पनिश टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट,
और रिकॉर्ड में आता है सारी चीजें उसकी लिखी जाएंगी और सारी चीजें यूज हो सकती है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की पावर। ठीक है। कोई भी चीज गलत हो रही है, आएगा एसएलपी, आ रहा है मेरे भाई, आ रहा है एसएलपी। ठीक है। मास्टर ऑफ रोस्टर, मैं तुम्हें बता दिया मास्टर रोस्टर क्या होता है, कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बताएगा कि कौन सा बंदा किस केस में जाएगा। ठीक है, दैट इज योर रोस्टर। ठीक है। एसएलपी 136। एसएलपी में क्या होता है कि हमेशा याद रखना, ये देखो, इसमें नहीं है। ठीक है। ठीक है। इसमें ये सीन है, इसमें ये सीन है कि हाई सबसे पहले होता है लोअर कोर्ट। ठीक है, उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट, उसके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो तुम्हें अगर सीधा हाई कोर्ट से लोअर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो तुम एसएलपी के थ्रू जाओगे। दिस इज कॉल्ड योर एसएलपी। तुम जो लीगल चैनल है उसको फॉलो नहीं करोगे, तुम डायरेक्टली उठ के यहाँ चले जाओ। दिस इज कॉल्ड योर एसएलपी। कोई भी ऐसा केस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल की सिग्निफिकेंस आ रही है, या उसके अंदर क्वेश्चन को आंसर करना है, तो दैट इज योर एसएलपी। कि सर ये वाला जो कोर्ट है ना, ये सुनने के लायक नहीं है, हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये चीज आप भी सुन सकते हो, दैट इज योर एसएलपी। ठीक है। सर ये जो हाई कोर्ट में, अब जैसे कुछ केस होते हैं जो हाई कोर्ट में जा सकते हैं बस। फॉर एग्जांपल, अगर कर्नाटका में कोई केस हुआ कर्नाटका गवर्नमेंट के खिलाफ, तो कर्नाटक गवर्नमेंट का केस सिर्फ कर्नाटका हाई कोर्ट ही सुनेगा ना। पर सर वो बोलते हैं सर ये जो केस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक गवर्नमेंट को, हाई कोर्ट को नहीं, आपको सुनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। तो एसएलपी के थ्रू जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा केस हुआ था, जो सचिन पायलट था, याद करो। सचिन पायलट बोलता है कि सर मैं उठ के जा रहा हूँ, तो सचिन पायलट के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी, याद करो, डिस्क्वालिफिकेशन कर दी थी। तो डिस्क्वालिफिकेशन की जो सुनवाई हो रही थी, वो हो रही थी हाई कोर्ट के अंदर। पर उसने क्या बोला, पायलट ने, कि सर हाई कोर्ट ये चीज नहीं सुन सकता, ये चीज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो वो एसएलपी के थ्रू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया। ठीक है। ये याद रखना, एसएलपी में एक रिक्वायरमेंट ये है, ये अगर तुम हाई कोर्ट से एसएलपी ले रहे हो, तो पहले हाई कोर्ट को हाँ करना पड़ेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट को हाँ करना पड़ेगा कि हम तुम्हारी एसएलपी सुनेंगे। ठीक है। स्पेशली पिटीशन। ठीक है। तो जब ये वाला केस हुआ था सचिन पायलट का, कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था स्पीकर ने, तो वो हाई कोर्ट में जब गया, तो पहले हाई कोर्ट ने हाँ बोला कि ठीक है, तुम इसको इसको सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, मैं इस चीज को सुनूंगा। तो एसएलपी हमेशा दोनों कोर्ट मिलकर डिसाइड करते हैं। ठीक है। इसको स्पेशल लीव क्यों बोलते हैं? लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। पेटिशन मतलब, सुनो मेरी बात, तो स्पेशली किसी चीज को छुड़वाना, इसको स्पेशल लीव पेटिशन। ठीक है। डिसरिस्पेक्टफुल होता है, बट क्या करें, कुछ कंडीशंस है उसके अंदर। ठीक है। हाई कोर्ट है, कुछ आर्टिकल्स हैं सेम है, कोई फर्क नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं वही है, बस फर्क इतना है कि जो हाई कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी प्रेसिडेंट करता है, जजेस की। ठीक है। और उनकी जो ओथ होती है वो गवर्नर लेता है, बस ये फर्क है इसके अंदर, और कोई फर्क नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। खुद से देख लेना एक बार, कोई इशू नहीं है, बस इसके अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ, ये भी वही 65 साल की एज, ये 62 साल की एज तक रहते हैं। वो लोग 65 साल की एज से ये 62 साल की एज तक रहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन होती है कि वो एटलीस्ट इंडिया सिटीजन हो, या कोई जुडिशियल ऑफिसर रहा हो इंडिया के अंदर 10 साल के लिए, और या एडवोकेट रहा हो। ठीक है। एटलीस्ट 10 साल के लिए। इसके अंदर वो सिस्टम नहीं है कि एस्टीम जूरिस्ट वाला। ठीक है। यहाँ वहां पे ये था कि 10 साल, सॉरी 5 साल हाई कोर्ट में काम किया हो और 10 साल एडवोकेट रहो। ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 10 साल किसी उसमें रहो, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम किया हो, या फिर किसी नॉर्मल कोर्ट में काम करा हो, और 10 के लिए एडवोकेट रहो, दोनों में से कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल है। ठीक है। ये फर्क है बस इसके अंदर। ठीक है। बाकी तो इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। सुप्रिटेंडेंस, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उन सारों की सुप्रिटेंडेंस हमेशा हाई कोर्ट करता है। ठीक है। जैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास है, वैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट के पास है। ठीक है। उसके पास भी जुडिक्शन है अंडर आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। अपील जुडिक्शन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट से उठ के आएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसके पास उठ के आएगा, तो वो अपील में है। और जुडिक्शन, जो चीज हाई कोर्ट खुद ही सुन सकता है। ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कोई चीज खुद सुन सकता है, वैसे ही हाई कोर्ट खुद सुन सकता है। ठीक है। हाँ, इंडिया में 25 है। यहाँ पे पॉलिटी का चैप्टर खत्म हो गया है, सारा कुछ खत्म हो गया, किसी को कोई डाउट कुछ? ठीक है। हाई कोर्ट खुद से पढ़ लेना एक बार, कुछ भी नहीं है, जो जो सुप्रीम कोर्ट है ना वही हाई कोर्ट है, कुछ फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है।
बस अपॉइंटमेंट सेम है, जजेस कैसे लेके आने हैं, सारा कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। ठीक है। हाँ, जैसे राज्यसभा और एमएलसी। ठीक है। कुछ भी सेम नहीं है, बस फर्क इतना बैठ जाता है कि थोड़ी बहुत वहाँ स्टेट है तो स्टेट के काम आ जाते हैं, ठीक है।